एनेलोड को स्नोफियन द्वारा दूर किए जाने के बाद भी आरव ने भावना का एक भी हलचल महसूस नहीं किया। नाइट सॉन्ग 1 में उस समय की तरह वह पूर्ण शांति की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों ने गर्जन वाले जानवर का पीछा किया जब वह धीरे धीरे तेज हो गया। ड्राइवर के गति संवर्धन के लिए धन्यवाद। वह तेजी से और तेजी से चला गया जब तक कि वह एक छाया जैसे प्राणी में बदल गया और सीधे उस पर आरोप लगाया। स्नोफियन ने उस महिला को मारने के बाद अपना कुछ गुस्सा निकाला जिसने उसे परेशान किया था। जैसे ही वह दूसरों पर खतरा उत्पन्न करने वाला था, उसे अपने कंधे के पीछे एक अचानक जलती हुई पीड़ा महसूस हुई। आरव की स्लेट वहां एक पल बाद फिर से दिखाई दी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचने से पहले उस ऊर्जा का उपयोग किया था जो वह अपने कंधे में कूदने और फ्लेमब्लेड को अपनी पूरी ताकत के साथ डालने के लिए इकट्ठा कर सकता था। हालांकि फ्लेमब्लेड जानवर की कठोर हड्डियों में गहराई से पकड़ा गया था, आरव अभी तक संतुष्ट नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना संतुलन वापस पा लिया और खड़ा हो गया। उसने अपना पैर उठाया और ब्लेड को एक कठिन मुद्रा दी, इसे कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ाने के लिए। तीव्र दर्द की लहरों ने शिकार की नसों पर हमला किया। उसने अपनी बाँह उठाई और आरव पर वार किया, लेकिन एक फुर्तीला बंदर की तरह बच्चा इस तथ्य की परवाह किए बिना कूद गया कि फ्लेमब्लेड अभी भी उसके मांस में फंसा हुआ था। जानवर ने फिर से गुस्से से रोना शुरू कर दिया। इसने केवल उस छोटे से कीट को नहीं मारा था जो उसके शरीर पर रेंगता था, इसने गलती से उसके कंधे में फंसी चीज को मारा था। हिट ने इसे पूरी तरह से अंदर धकेल दिया था और अब इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। अब आरव के पास स्नोफियन को मारने के अलावा भावनात्मक रूप से मूल्यवान हथियार को पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। इस बार वह उसके सामने कूद गया, थोड़ा फीका लग रहा था। उसने बस गुजरने वाले कुछ सेकंड में अपनी लगभग पूरी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसने थकान महसूस की जो उसके शरीर को तौल रहा था, लेकिन वह जानता था कि आराम करने का समय नहीं था। वह जानवर की हड़ताल से बचने के लिए पीछे कूद गया इससे पहले कि वह एक बार फिर से उसके लिए दौड़ पड़े। ज्यादा दूर नहीं, डेवर और अन्य आखिरकार दूसरे स्नोफियन से निपट गए। उन्होंने आरव की ओर अपनी नजरें फेर दीं और जानवर के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए दुबले पतले युवक को देखकर हैरान रह गए। युवा मास्टर, क्या हमें मदद करनी चाहिए? परिचारकों में से एक ने पूछा। डेवर अनिश्चित लगता था। ये कीट से छुटकारा पाने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि चीजें इतनी आसान नहीं थीं। अंत में एनेलोड की हास्यास्पद शक्ति का विचार उसके दिमाग में उभर आया। भले ही लड़की का अस्तित्व संदेहास्पद था, अगर वह खींचने में कामयाब रही और सीखा कि उसने इस समय पर परेशानी पैदा की थी, तो यह निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगा। एनेलोड के डर से उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, जाओ, चलो उस जानवर से एक साथ छुटकारा पाते हैं। अगले ही पल वह उस निर्णय के बारे में खुश नहीं हो सका जो उसने किया था, क्योंकि एनेलोड बस एक पूरी तरह से सामान्य अभिव्यक्ति के साथ चुपचाप खड़ा हो गया था, जैसे कि वह बिल्कुल भी घायल नहीं थी। उस तरह के एक दृष्टि से अभिवादन किया, उसकी पलकें झपकी गईं। लड़की का उसका डर और भी गहरा हो गया। आरव ने छलांग लगाई और चारों ओर चक्कर लगाया। उसने हमला करने के लिए एक चाल नहीं चलाई, उसने बस डॉज किया और जानवर के किनारे पर फंस गया। जानवर मायावी बच्चे पर काफी परेशान हो रहा था, एक बर्फ झील में एक मछली से भी अधिक फुर्तीला। नॉनस्टॉप गर्जन करते हुए इसने अपने दोनों हाथों से जमीन को पीटा, आरव के कपड़ों के किनारों को भी छूने में असमर्थ था। ये लगभग समय है, आरव ने सोचा। उसने अपनी मुट्ठी को आराम दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी से दूर हो गया। रुको, बाद में हमला करो, उसने बेताबी से चिल्लाया जब उसने डेवर के परिचारकों को जल्दी करते देखा। एक युगल ने उसे भ्रमित दिखाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जब उन्होंने उसे अभी भी जानवर पर ध्यान केंद्रित करते देखा। जब जानवर ने घृणित छोटी चीज को छोड़ते हुए देखा तो उसने गर्जना की और आरोप लगाने की तैयारी की, लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर दर्द में उठ गया। बड़ी मात्रा में लाल रंग का खून उसके शरीर से बाहर निकल गया। सबसे पहले इसने केवल अपने शरीर पर पतली रेखाएं खींची, लेकिन जल्द ही वे चौड़ी हो गईं क्योंकि अधिक खून जुड़ गया। कुछ क्षणों बाद उसका खून अनियंत्रित रूप से उससे बाहर निकल गया। इसने अपने पूरे कोट को लाल कर दिया। एक स्नोफियन के बजाय ब्लड फीनेड एक अधिक उचित विवरण होगा। क्या हो रहा है? बाकी लोग इस दृष्टि को अजीब तरह से देखते थे। उनके पूरे शरीर पर बाल सिरों पर खड़े थे। अब हमला करो, अब इससे निपटना बहुत आसान होना चाहिए, आरव ने कमजोरी से कहा। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं। उसके इंद्रधनुष अपने सामान्य गहरे नीले रंग में वापस आ गए। महान स्नोफियन को इतनी बुरी तरह से घायल देखकर अन्य परिचारकों ने अब संकोच नहीं किया और अपने हथियारों के साथ आगे बढ़े। क्या बकवास चल रहा है? ये दोनों साथी इतने खतरनाक क्यों लगते हैं? डेवर ने पेंटिंग आरव को देखा और चुपचाप हमला गठन में शामिल हो गया। एनेलोड ने अपने दिमाग में लड़ाई के माध्यम से सावधान दौड़ लगाई और उसके पास चली गई। आपको कैसा लगता है? उसने पूछा जब वह करीब थी। एनी, तुम ठीक हो? आरव चिल्लाया, लड़की पर अविश्वसनीय रूप से घूर रहा था। उसने अपनी गर्दन को अपनी सीमा तक खींच लिया।
वह उसकी चिकनी त्वचा देख सकती थी, पहले की तरह निष्पक्ष थी। दृष्टि में खून का एक भी बूंद या चोट लगी त्वचा का वर्ग मिलीमीटर नहीं था। मैं आखिरी सेकंड में एक स्टोन स्किन जादू का निर्देशन करने में कामयाब रही, इसलिए मैं घायल नहीं हुई, एनेलोट ने उसे भावहीन ढंग से सिर हटाते हुए समझाया। आपको कैसा लगता है अभी? आरव ने जवाब दिया, थका हुआ। मैंने अपनी पूरी प्रेरणा खर्च कर दी, अब मुझ में ज्यादा नहीं है। तुमने क्यों पूछा? क्या आप डेवर से छुटकारा पाना चाहते हैं? मुझे प्यार होगा, मैं उससे बीमार और थका हुआ हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं अभी आपके साथ नहीं रह सकता। शायद कुछ और समय। एनेलोट ने अपनी जंगली कल्पना का मनोरंजन करने की परवाह नहीं की। इसके बजाय पूछताछ के साथ दबाया गया, जब आपने अभी जानवर से लड़ाई की तो कैसा महसूस हुआ? आरव ने इसे कुछ सोचा इससे पहले कि उसने सिर हिलाया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मैं बस इससे छुटकारा पाना चाहता था, बस इतना ही। एक शांत ठहराव के बाद एनेलोट जारी रहा, क्या आपने असामान्य महसूस नहीं किया? अब आप इसका उल्लेख करते हैं, मैंने थोड़ा अलग महसूस किया। उसने सिर हिलाया, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, न तो चिंतित और न ही गुस्सा। अगर मैं अब फिर से इससे लड़ता हूं तो मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तुम ऐसे कैसे हो गए? पता नहीं, मैंने सोचा कि आप घायल थे, इसलिए मैं वास्तव में गुस्सा था। लेकिन किसी तरह मैं अचानक शांत हो गया। मैंने बस सोचा कि जानवर से कैसे निपटा जाए, मैंने कुछ और नहीं सोचा। एनेलोट ने चुपचाप थोड़ा गहरा सोचा। कुछ क्षणों बाद वह हमले में शामिल हो गई। चूंकि जानवर पहले ही बुरी तरह से घायल हो चुका था, उसकी हरकतें काफ़ी कायरतापूर्ण थीं और वापस ले ली गईं। इस पर एक साथ कुछ लोगों द्वारा भी हमला किया जा रहा था। यह एक विशाल नुकसान में था। सौभाग्य से, यहाँ तक कि स्नोफिएंट की हैरान करने वाली जीवन शक्ति भी इस तरह के गोलाबारी के तहत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। लगभग 5 मिनट के लगातार दुर्व्यवहार के बाद इसने एक अनिच्छुक कराहना छोड़ दिया और गिर गया। पहेव, यह आखिरकार खत्म हो गया। आरव मरने के बाद जानवर पर जल्दी करने वाला पहला व्यक्ति था। कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सका कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था जब उसने अपने लाश को महसूस किया। जब उसने अपनी पूरी ताकत के साथ फ्लेमब्लेड बनाने की कोशिश की तो दूसरे लोगों ने उसे भ्रमित कर दिया। कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मेरी मदद करो, उसने डेवर के लिए चिल्लाया। लड़ाई के बाद दोनों के बीच तनाव काफी कम हो गया था। कम से कम वे अब एक दूसरे के गले पर नहीं थे। डेवर का चेहरा झुक गया, हालांकि उसने अपने परिचारकों को मदद करने के लिए इशारा किया। उन्होंने एक पतली खून रंग की तार की खोज की जो फ्लेमब्लेड के हिल से बंधी हुई थी। जब उन्होंने करीब से देखा, तार का एक सिरा फ्लेमब्लेड से बंधा हुआ लगता था, जबकि दूसरा स्नोफिएंट के शरीर में गहराई से छिद्रित था। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि आरव ने जानवर को घायल करने के लिए क्या किया था। वास्तव में, इससे पहले कि उसने उस पर आरोप लगाया, उसने तलवार के हिल से 20 मीटर लंबी मित्रिल तार बांधी थी और बाकी तार को अपने हाथों में पकड़ लिया था। उसके शरीर में गहरे फ्लेमब्लेड को छिद्रित करने के बाद उसने ये सुनिश्चित किया कि वह उसके चारों ओर चक्कर लगाए, क्योंकि उसने अधिक से अधिक मित्रिल तार जारी किया था। जानवर को पूरी तरह से तार में उलझाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हर चाल के साथ जो उसने बनाया, तारें कड़ी हो जाएंगी। यह इतना कड़ा हो गया कि इसने अपने फर और मांस के माध्यम से काट दिया, और यहाँ तक कि इसकी हड्डियों में भी कटौती की। हालांकि आरव के पास ज़्यादा व्यक्तिगत ताकत नहीं थी, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का उपयोग किया था और इसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया था। जिस क्षण उन्हें यह एहसास हुआ, परिचारकों ने अपनी रीढ़ के नीचे ठंडक चलती महसूस की। वे उस तरह के दर्द की कल्पना कर सकते थे जो जानवर ने उनसे लड़ने में सहना पड़ा था। धातु की तार खाने की हड्डी की पीसने की आवाज़ उनके कानों में गूंजती थी, उन्हें ठंडा पैर देती थी। इस तरह के क्रूर, प्रभावी तरीकों और हड्डी ठंड रणनीतियों के साथ कोई व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जिसे वे अपमानित करना चाहते थे। बॉस ने मेरे लिए इस मित्रिल तार को खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया। इस ग्राउंड ब्रेक चमड़े के दस्ताने के साथ मिलकर उनकी कीमत 40 सोने के सिक्के है। इसके बारे में सोचने के लिए आओ। बॉस मेरे साथ अविश्वसनीय रूप से अच्छा व्यवहार करता है। बस मेरे सभी गियर को देखो। आरव ने इस तथ्य को छिपाने की कोशिश में नॉन स्टॉप बातें की कि वह उल्टी करने वाला था। हालांकि उसने नाइट्सऑन 1 में काफ़ी कुछ जानवरों को मारा था और यहाँ तक कि कुछ ऑक्स को भी मारा था। ये पहली बार था जब उसने कुछ ऐसा खूनी देखा था। मोटे खून, कटा हुआ मांस और थोड़ा धड़कता हुआ इनाज का मिश्रण कुछ ऐसा था जो एक सामान्य व्यक्ति का पेट बदल देगा। आरव उल्टी करके खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अब हर कोई उससे कितना डरता था। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का शैतानी बच्चा उल्टी के कगार पर था। ठीक है, हमें कैसे विभाजित करना चाहिए? आरव ने अपना गियर वापस लेने के बाद पूछा। पिछले कुछ दिनों के उनके अनुभवों ने उन्हें स्पष्ट रूप से जागरूक कर दिया था कि जानवर लाशें मूल्यवान थीं, खासकर महान स्नोफिएंट्स जैसे मजबूत लोग। उन्हें लूट को कैसे विभाजित करना चाहिए, यह एक और महत्वपूर्ण समस्या थी जिसके लिए विचार की आवश्यकता थी। चूंकि 2 स्नोफिएंट्स हैं, हम बड़े को लेंगे और आप छोटे को लेंगे। उस बारे में कैसे?
डेवर ने सुझाव दिया। यह विभाजन का एक उचित तरीका था। आखिरकार अगर एनेलोट और आरव ने पहले दो लोगों को बहुत घायल नहीं किया होता तो वे लड़ाई को उतनी आसानी से समाप्त नहीं कर पाते जितना उन्होंने किया था। भले ही वे सिर्फ दो थे, उनका योगदान उन्हें आधे लूट लेने के लिए योग्य बनाता था। यह उल्लेख के लायक भी था कि अगर लड़ाई के दौरान दिखाए गए दो लोगों की अकल्पनीय शक्ति के लिए नहीं तो डेवर ने शायद लूट को कैसे विभाजित किया जाए इस पर चर्चा किए बिना उन्हें सीधे मार डाला होगा। लेकिन उन्हें लड़ते हुए देखने के बाद वह जानता था कि लगभग हानिरहित युवा और मेडन कितने भयानक थे। जबकि आरव थोड़ा हल्का प्रमुख लगता था जब वह चलता था क्योंकि उसने अपनी लगभग पूरी प्रेरणा खर्च कर दी थी। एनेलोट वहां था। हालांकि उसे दो स्नोफियंस में से एक से सीधा प्रहार सहना पड़ा था, वह बिल्कुल भी घायल नहीं लगती थी। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली थी। अगर वह हड़ताल करने वाला होता तो यहाँ तक कि अपनी जादुई बाधाओं के साथ भी वह छूता नहीं चलता। लेकिन यही ठीक वही था जो एनेलोट ने किया था। उसे उतनी ही तेजी से वापस मिल गया जितनी उसे खटखटाया गया था। उसने एक ठंडी अभिव्यक्ति भी पहनी थी जो व्यक्त करने के लिए लगती थी। तो क्या अगर यह एक महान स्नोफियन था? यहाँ तक कि महान पर्वत दिग्गज भी मुझे खरोंच नहीं कर पाएंगे, जैसा कि उसने अपने साथी के साथ बातचीत की थी। ऐसा लगता था कि यह चुप डर को सीमेंट करता है जो उसे सुनने का था। पीछे मुड़कर देखने पर उसने यहाँ तक महसूस किया कि उसकी पिछली कार्रवाई काफ़ी जल्दबाजी थी। उन्हें पहले उनकी पृष्ठभूमि को समझे बिना दो को नाराज नहीं करना चाहिए था। सौभाग्य से उनका संघर्ष बहुत दूर तक नहीं बढ़ा। उन्होंने दोनों को पीछे छोड़ने पर भी विचार किया था जब वे बंद थे। लेकिन उसे महसूस हुआ कि एनेलोट के खतरे के बारे में चिंता करने के अलावा भले ही वह भाग्यशाली होने और सफल होने में कामयाब रहा तो वह भविष्य में पीछा किया जा सकता है। उसने निश्चित रूप से दो सामान्य किराएदारों को नहीं लिया था। दुर्लभ जादुई प्रतिभा को देखते हुए एनेलोट ने प्रदर्शन किया था। अगर उसके पास एक मजबूत समर्थक था तो वह दुर्भाग्य के लिए होगा। जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की इस उम्मीद में कि दोनों अपने बैर को ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, ये बुरा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी तरह का साथी निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है। आरव ने झुकाव किया जैसे ही उसने सिर हिलाया। ये देखते हुए कि डेवर के समूह ने लड़ाई में मदद की थी और लूट को निष्पक्ष रूप से विभाजित करने के लिए चुना था, वह पूरी तरह से भूल गया कि आदमी ने कुछ मिनट पहले उस पर एक विघटन जादू का उपयोग करने की कोशिश कैसे की थी। हालांकि एनेलोट ने अपना ठंडा रूप फिर से शुरू कर दिया। वह कम से कम चिंतित नहीं थी कि लाश उसे लाएगा। करण की सट्टेबाजी योजना ने पहले ही अपनी व्यक्तिगत दौलत को गुना कर दिया था। मुझे लगता है कि हमें एक अच्छी बातचीत करनी चाहिए। डेवर ने अपने परिचारकों को नज़रअंदाज कर दिया और पसीने से तर आरव की ओर चल पड़ा जो काम में व्यस्त था। ओह, किसके बारे में? आरव ने जानवर को छीलते हुए घृणा की अपनी भावनाओं को दबाने के लिए संघर्ष किया। उसे एनेलोट को हाथ देने की उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले मैं आपकी क्षमताओं को जानना चाहता हूँ। आप में से सिर्फ दो ही थे, लेकिन आपकी लड़ाई ने मुझे आपका सम्मान किया है, जो सहयोग की कुंजी है। और क्या? आरव ने मोड़ करने की परवाह किए बिना पूछा क्योंकि उसने मोटे फर पर काम करना जारी रखा था। तुम यहाँ क्यों आए थे? डेवर ने मान लिया था कि एनेलोट जितना शक्तिशाली किसी को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पहले कि आप किसी और के बारे में पूछें, आपको अपने बारे में कुछ जानकारी देनी चाहिए। आरव ने बुदबुदाया, अभी भी दूसरी दिशा का सामना कर रहा था। एक पल के मामूली संकोच के बाद डेवर ने जवाब दिया, ठीक है, मैं झाड़ी के चारों ओर नहीं पीटूंगा। पहाड़ों के गुफाओं में एक क्रिस्टलेक्स स्नो लिज़ार्ड है। मैं इसका जानवर कोर चाहता हूँ, लेकिन मुझे मानना होगा कि इस तरह का जानवर हमारी क्षमताओं से थोड़ा परे है। मैं जो कह रहा हूँ वह, मैं आपकी मदद मांगना चाहता हूँ। क्रिस्टलेक्स स्नो लिज़ार्ड? वह क्या है? आरव ने बुदबुदाया, एक बल्कि दुर्लभ उच्चक्रम जानवर। इसमें नीले ड्रैगन के वंश के निशान हैं। जानवर को सिर से पैर तक एक खजाना माना जा सकता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? डेवर रुक गया और भावहीन एनेलोट को एक नज़र दी। इसका जानवर कोर है। मैं बर्फ पहलू जादू के अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करना चाहता हूँ। तो यही वह था जिसके बाद तुम थे? एनेलोट ने आखिरकार कहा। हाँ, मैं जादू के अपने अध्ययन में एक रुकावट पर पहुँच गया हूँ। इसलिए मुझे एक सफलता बनाने में मदद करने के लिए जानवर कोर की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आपको अपना उद्देश्य बताया है। तुम्हारी बारी। तुम यहाँ क्यों आए थे? मिस एनेलोट की प्रतिभा के साथ कोई रास्ता नहीं है जो आप इसके लिए आए थे, ठीक है? हम सहस्राब्दी स्नोलोट्स के लिए यहाँ हैं। हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिसका आपने उल्लेख किया है, एनेलोट ने जवाब दिया। तो सब अच्छा है। चूंकि हमारे पास रुचि का कोई संघर्ष नहीं है, कोई कारण नहीं है कि हमें एक साथ काम नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मुझे एक क्रिस्टलेक्स स्नो लिज़ार्ड प्राप्त करने में मदद करें। जब मुझे उसका कोर मिलता है तो मैं तुम्हारे लिए एक सहस्राब्दी स्नोलोट्स की तलाश करने में मदद करूंगा। हम जानवर सामग्रियों को विभाजित करेंगे जो हम आधे आधे के साथ प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक रूप से जानवर कोर को छोड़कर जो मैं चाहता हूं, बेशक।
आप चाहते हैं कि हम आपको एक खतरनाक जानवर प्राप्त करने में मदद करें और केवल बदले में हमारे साथ आएं। क्या आप काफ़ी सौदागर नहीं हैं? एनेलोट ने ठंडक से जवाबी कार्रवाई की। डेवर मुस्कुराया, उसके अपमान से ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। आप समझ में आते हैं। अगर मुझे सही याद है तो आप 2 कॉमरेडों के साथ आए थे, ठीक है? चूंकि वे आपके साथ यहाँ नहीं हैं, आपने उन्हें खो दिया होगा, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि नक्शे के बिना गुफाओं के इस तरह के जटिल नेटवर्क में खो जाना कितना आसान है। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत है। डेवर ने अपनी तर्जनी उंगली से अपने सिर पर इशारा किया। एक नक्शा। मैं हाथ के पीछे की तरह गुफाओं को जानने का दावा नहीं करता, लेकिन हम खो नहीं जाएंगे। अगर आप मुझे जानवर कोर प्राप्त करने में मदद करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ सहस्राब्दी स्नोलोड्स की तलाश नहीं करूंगा, मैं आपके लापता कॉमरेडों को ढूंढने में भी मदद करूंगा। उसके बारे में कैसे? एक मृत अंत में पीछा किया गया व्यक्ति गुफाओं से परिचित होने का दावा कर रहा है। आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? एनेलोट ने वापस नहीं लिया। बस एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग। आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने मार्ग चुना तो मैं तनावग्रस्त था, डेवर ने परेशान करते हुए जवाबी कार्रवाई की। उसने एनेलोट की चुपके पर अपनी भौहों को और आगे बढ़ाया। ये पहले ही निष्पक्ष है। मुझे मत बताओ कि आप संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप थोड़ा बहुत लालची नहीं हो रहे हैं? एनेलोट को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह बस डेवर की नीचे की रेखा की जांच कर रही थी। अब उसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था। वह बोली, एक शर्त, हमारे पास आपकी खातिर अपनी जान को लाइन पर लगाने का कोई दायित्व नहीं है। अगर हम मरने के खतरे में हैं तो हम चले जाएंगे। डेवर ने अपने दांत पीस लिए। सौदा, बस आपकी मदद करो जितना आप कर सकते हैं। अपने जीवन को जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। भी, आरव चिल्लाया। और क्या? डेवर ने असंतुष्ट पूछा। हम पहले ही सहमत हो गए हैं। ये बच्चा क्या चाहता है? आपके पुरुषों को अगली बार जानवरों को काटने से निपटाया जाता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उल्टी। आरव इसे अब और नहीं रख सका और एक कोने में खुद से उल्टी करना शुरू कर दिया। एनेलोट ने कुछ नहीं कहा, हालांकि उसके चेहरे पर शेडनफ्रेडे का संकेत था। आरव की हालत देखने के बाद डेवर ने सोचना शुरू कर दिया कि उसने अभी जो सौदा किया वह इसके लायक था या नहीं। ... उल्टी। भले ही उसने स्नोफिएंट को कसाई बनाने के बाद कुछ समय बीत गया था, आरव अभी भी कभी कभार अपनी आंतों को खाली कर देता था। दृश्य उसके दिमाग में जला हुआ लगता था। अब हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं तो दृष्टि उस पर हमला करेगा जो भोजन उसने जल्दी में अपने पेट से बाहर निकलते हुए खाया था। एनी, क्या तुम घृणित नहीं हो? उसने पूछा। वह एनेलोट जिसे वह जानता था वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने खून नहीं देखा था, इसलिए वह कितना शांत था इससे थोड़ा घबराया हुआ था। मैं देखने की कोशिश नहीं करता, उसने आकस्मिक रूप से जवाब दिया। मिस एनेलोट को स्वाभाविक रूप से नहीं होना चाहिए। उसके जितना सुंदर किसी की आंखों में सड़ांध का गंदा दृश्य कैसे प्रवेश कर सकता है? ये ईशनिंदा से कम नहीं है। डेवर ने फिर से शुरू किया। आप मुझे खुश करते हैं, एनेलोट ने भावहीन कहा। मैं कभी चापलूसी नहीं करता, मैं केवल सच बोलता हूँ, डेवर ने एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा। पिछले कुछ घंटों में लड़ने के अलावा वह उसकी मेडन दिल को आकर्षित करने की कोशिश में लड़की से फंस गया था। अगर उसकी तरह का एक प्रतिभाशाली जादूगर उसकी गिल्ड में शामिल होता तो बहुत कुछ हासिल करना होगा। वह इस तरह की सुंदरता के साथ अपने बाकी जीवन को खर्च करने के लिए भी अधिक इच्छुक था। उन्होंने सोचा कि उनकी प्रगति अच्छी तरह से प्रगति कर रही है। कम से कम उसने घृणा या अपमान का कोई रूप नहीं दिखाया। आरव ने अन्यथा सोचा। वह अच्छी तरह से वाकिफ था कि एनेलोट ने केवल शायद ही कभी भावनाओं को दिखाया था। केवल वह जानता था कि केवल वही अपनी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसने डेवर की प्रगति के साथ हलचल नहीं की, इस विचार को पकड़कर कि डेवर ने गर्व से अपने दिमाग में लड़की को एक भी नहीं समझा था। चूंकि वे गुफाओं में दिन का समय नहीं बता सकते थे, समूह नहीं जानता था कि वे डेवर के नेतृत्व में कितनी देर तक यात्रा कर रहे थे। जैसे ही कुछ बेचैन हो रहे थे, उन्हें आखिरकार क्रिस्टलेक्स स्नोलिजार्ड का सामना करना पड़ा जिसका उल्लेख डेवर ने किया था। क्या आप निश्चित हैं कि वह एक छिपकली है? आरव ने हकलाया जब उसने विशाल चीज को देखा जो ज्यादा दूर नहीं थी। भले ही गुफाओं में समय के गुजरने को नोटिस करना मुश्किल था, लेकिन जिस समय उन्होंने रात का भोजन किया था उसके आधार पर वे लगभग एक दिन से यात्रा कर रहे थे। अब डेवर आखिरकार उन्हें क्रिस्टलेक्स स्नोलिजार्ड के घोंसले में ले आया था। साहसिक कारनामों के इन पिछले कुछ दिनों ने आरव को दुनिया के रहस्य और विशालता पर आश्चर्यचकित कर दिया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि गुफाएं केवल छोटे छेद थे जिनका उपयोग बारिश और हवा से आश्रय के लिए किया जाता था जिसमें कुछ जानवर हो सकते हैं। हालांकि इस यात्रा ने अपने क्षितिज का काफी विस्तार किया था। उसने नहीं सोचा था कि गुफाओं में वास्तव में इस तरह की जटिल संरचनाएं हो सकती हैं। भीतर जानवर और जानवर हर जगह थे। ये कहा जा सकता है कि गुफाओं में अपना खुद का पारिस्थितिकी तंत्र था जो जंगलों से कम नहीं था।
वर्तमान में वह गुफा के शीर्ष शिकारी से मुलाकात कर चुका था, एक जो खाद्य श्रृंखला पर शासन करता था, उनका लक्ष्य क्रिस्टलेक्सनोलिजार्ड। लेकिन जब उसने आखिरकार देखा कि छिपकली कैसी दिखती है तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडी हवा की एक सांस लेने के लिए अनैच्छिक रूप से गैप कर सका। वह एक छिपकली है, वह एक फ्रीकिंग छिपकली है। क्या किसी ने कभी 1 मीटर से अधिक ऊंची या 10 से अधिक लंबी छिपकली देखी है? क्या किसी ने कभी एक छिपकली देखी है जो एक ड्रैगन की तरह एक ऑरा बंद करती है? क्या किसी ने कभी एक छिपकली देखी है जिसकी सांस बर्फ के क्रिस्टल बनाती है? कभी नहीं। ठीक है, मेरे पास आखिरकार है। हम उसे मारना चाहते हैं। हा 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 हा। ओह डेवर, तुम पागल हो। अगर आप वास्तव में इतना मरना चाहते हैं तो एनेलोट आपके लिए करेगा अगर आप बस उसके बट को छूते हैं। आपको यहाँ तक क्यों आना पड़ा और इस विशाल छिपकली के लिए परेशानी क्यों करनी पड़ी? क्या आप मरने से पहले गर्म होने की कोशिश कर रहे हैं? यही वह है जो आप चाहते हैं, आपको हमें इसमें क्यों घसीटना पड़ा? मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है जो मैं देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ छिपकली ड्रॉपिंग को समाप्त नहीं करना चाहता। आरव के उत्कृष्ट आंतरिक शाप के बारे में नहीं जानते, डेवर ने शांति से सिर हिलाया। हाँ, ये वह है। शांत दिखने की कोशिश मत करो। आपकी आवाज़ बात कर रही है। आप भी इससे डरते हैं, ठीक है। आरव ने बार बार ऊपर और नीचे कूदने के बिंदु पर पहले ही विस्मय कर दिया था। ठीक है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस तरह की किसी चीज़ से थोड़ा डर लगता है। लेकिन मैं स्वाभाविक रूप से अप्रस्तुत नहीं आऊँगा, डेवर ने कहा, क्योंकि उसने अपनी आयामी जेब से 2 बैंगनी नीला जादू स्क्रॉल निकाला था। वे क्या हैं? एनेलोट ने पूछा, सतर्क। वह जादुई लहरों से आने वाले खतरे को सूंघ सकती थी। ये स्तर 7 जादू डेथ्स फिंगर के स्क्रॉल हैं। डेवर ने सबसे कम खतरनाक मुद्रा अपनाई जो वह बोल सकता था। उन्हें एहसास हुआ था कि एनेलोट की असुरक्षा और ये दिखाने की पूरी कोशिश की थी कि उसके पास कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं था। एनेलोट ने हल्के से सिर हिलाया और फिर से शांत हो गई। जबकि डेथ्स फिंगर एक स्तर 7 जादू था, इसे पौराणिक मंत्रों के बाहर सबसे बड़ी केंद्रित विनाशकारी क्षमता वाले मंत्रों में से एक माना जाता था। ये देखते हुए कि डेवर 12वीं परत का एक जादूगर था, वह डेथ्स फिंगर वाले जादू स्क्रॉल बनाने में सक्षम नहीं था। उसने उन्हें आर्काना की आंख के आंतरिक सकल में एक बड़ी राशि खर्च करनी होगी। ये स्पष्ट था कि डेवर उस जानवर कोर को प्राप्त करने पर मृत सेट था। इस तरह के एक डरावने स्क्रॉल में हजारों सोने की लागत होनी चाहिए। क्या कोर प्राप्त करना वास्तव में इसके लायक है? आरव ने पूछा। वह वेयरलिस की नोटबुक से जानता था कि स्तर 7 जादू स्क्रॉल कितने कीमती थे। उसने नहीं सोचा था कि डेवर इतना अतिवादी व्यक्ति होगा, ये देखते हुए कि उसने कितनी आसानी से 2 स्क्रॉल निकाले थे। स्वाभाविक रूप से क्रिस्टलेक्सनोलिजार्ड का कोर हमेशा अनमोल रहा है। 2 डेथ्स फिंगर स्क्रॉल इसका मिलान करने के करीब कहीं नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर मैं जानवर कोर का उपयोग करके अपनी सफलता बनाने में सक्षम हूं तो मैं खुद इन स्क्रॉल को बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। तब मेरे पास इनकी कोई कमी नहीं होगी, डेवर ने जवाब दिया। वह सही था कि एक मजबूत जादूगर का मूल्य मूल्यांकन से कहीं परे था। कुगर, मैं तुम लोगों पर गिनती करूंगा। आप सभी परिवार के अभिजात वर्ग हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर हम सफल होते हैं तो परिवार आपको बहुत पुरस्कृत करेगा। भले ही आप में से कोई मर जाए, परिवार आपकी अगली पीढ़ी के बड़े होने तक आपके परिवार की देखभाल करेगा, डेवर ने गंभीरता से कहा। युवा मास्टर, आप क्या कह रहे हैं? हम अपराधी थे। अगर मास्टर के लिए नहीं तो हमारे जैसे गुलामों का क्या भविष्य इंतजार कर रहा था? परिवार ने हमें कपड़े, भोजन और गरिमा दी, सभी चीजें जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। अब परिवार के लिए अपना कर्ज चुकाने की हमारी बारी है। कुगर ने आराम से मुस्कुराया, जैसे कि वह वास्तव में सिर्फ एक छिपकली का सामना करने वाला था। तो वे मूल रूप से गुलाम भी थे, आरव ने एक शुरुआत के साथ सोचा। उन परिचारकों को शायद गुलामों के रूप में लाया गया था जब वे किशोर थे और डेवर के पिता द्वारा खरीदे गए थे जब उन्होंने प्रेरणा के लिए उनकी आत्मीयता को देखा था। आरव, जिसका एक समान अनुभव था, परिचारकों के बारे में अपनी राय को काफी हद तक बदल दिया था। इससे पहले उसे लगता था कि वे केवल डेवर के गुंडे थे, उनके इशारे पर। उसने नहीं सोचा था कि उनके पास अपनी कठिनाइयों का अपना हिस्सा है। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि अधिकांश लोग केवल सतह पर क्या था वह देख सकते थे और उनको गुणवत्ता प्रदान करते थे, सोचते थे कि वे उन लोगों को समझते थे जिनका वे अच्छी तरह से न्याय कर रहे थे। लेकिन वास्तव में वे वास्तव में उनके बारे में कितना जानते थे? डेवर ने भावनात्मकता पर विलंब नहीं किया। उसने गंभीरता से सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने लड़ाई योजना की घोषणा की। मूल योजना वास्तव में कच्ची और सरल थी। कुगर और अन्य 3 योद्धा पहले क्रिस्टलेक्सनोलिजार्ड को वापस पकड़ेंगे, जबकि उन्होंने 2 डेथ्स फिंगर मंत्रों को स्क्रॉल में शामिल करके हत्या के झटके से निपटने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा की थी। अब जब एनेलोट और आरव उनके समूह में शामिल हो गए थे, हालांकि उन्हें योजना के कुछ हिस्सों में कुछ समायोजन करना पड़ा था। अधिकांश एनेलोट के चारों ओर केंद्रित थे।
डेवर ने उसे डेथ्स फिंगर स्क्रॉल में से एक सौंप दिया, मुख्य रूप से क्योंकि स्तर 7 जादू पहले स्थान पर उसकी क्षमताओं से परे थे। यहाँ तक कि स्क्रॉल का उपयोग भी महान जोखिम के साथ आया था। अगर उसने अपने जादू का नियंत्रण खो दिया तो यह ऊर्जा विस्फोट का कारण बन सकता है। सबसे अच्छे मामले में वह बुरी तरह से घायल हो जाएगा। सबसे बुरा, वह जादू ब्लोबैक से पीड़ित होगा और उसकी परत गिर जाएगी। एक मौका भी था कि वह मर सकता था। स्क्रॉल में से एक का उपयोग करना पहले ही खतरनाक था, दो का उपयोग करने की बात नहीं थी। इसलिए उसने एनेलोड पर भरोसा करने और उसे एक सौंपने का फैसला किया। भले ही एनेलोड की जादू परत उसकी तुलना में एक कम थी, उन्होंने माना कि स्तर 7 जादू स्क्रॉल के जादू को नियंत्रित करना एनेलोड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एनेलोड ने खुद भी व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं की थी। उसने स्क्रॉल को स्वीकार कर लिया और जवाब दिया, मिल गया ठंडक से। आरव, जो जादू के बारे में कम से कम सूचित नहीं था, शामिल जोखिमों के बारे में नहीं जानता था। अन्यथा उसने निश्चित रूप से एनेलोड को स्क्रॉल स्वीकार करने के खिलाफ समझाने के लिए एक तरीका सोचने की कोशिश की होगी, भले ही वह जानता था कि वह जरूरी रूप से उसकी बात नहीं सुनेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जानवर भी अधीर हो रहा है, डेवर ने कहा, क्योंकि उसने उन सभी पर संवर्धन मंत्रों का निर्देशन करना शुरू कर दिया था। वह गलत नहीं था। क्रिस्टलेक्स स्नोलिज़ार्ड ने पहले ही अपनी उपस्थिति की खोज कर ली थी। हालांकि यह महान स्नोफियंस की तरह गर्जन करते हुए जल्दी नहीं किया था। इसके बजाय यह उन्हें जांच रहा था, क्योंकि एक शिकारी अपने शिकार को करेगा। जानवर जो क्रिस्टलेक्स स्नोलिज़ार्ड के स्तर तक पहुंच गए थे, उनमें एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता होगी। यह उनका सबसे खतरनाक विशेषता था। डेवर के निर्देशों के तहत कुगर और अन्य परिचारक ने बिना किसी संकोच के आगे बढ़े। अपने बाएं हाथों में ढाल और दाएं हाथों में एक हाथ कुल्हाड़ी पकड़कर उन्होंने अपनी प्रेरणा को उच्चतम स्थिति में उकसाया जो वे कर सकते थे। उस आकार के जानवर कितने हास्यास्पद रूप से कठिन थे, ये देखते हुए वे जानते थे कि वे धीरे धीरे इसे पीसने पर भरोसा नहीं कर सकते थे। उनके पास केवल एक ही मौका था कि डेवर और एनेलोड अपने भयानक मंत्रों को जारी करें और इसे मार डालें। यही कारण था कि लड़ाई कितनी देर तक नहीं चलेगी। पूरी ताकत पर उनकी प्रेरणा के साथ वे या तो विशाल छिपकली को एक तेज मौत उपहार देंगे या प्रेरणा से बाहर निकलेंगे और छिपकली ड्रॉपिंग को समाप्त करेंगे। डेवर और एनेलोड करीब से पीछे हो गए। केवल आरव थोड़ा संकोच लगता था। विशाल छिपकली ने अपने पेट को बीमार कर दिया, लेकिन जब उसने एनेलोड को पहले ही आगे बढ़ते हुए देखा तो उसने महसूस किया कि खून उसके सिर पर जल्दी करता है। अपने दांतों को पीसते हुए उसने अपनी लंबी तलवार को तैयार रखा और लड़ाई में शामिल हो गया। उसने फ्लेमब्लेड का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत कम थी। वहां नीचे उसकी पीठ उसका प्राकृतिक कवच है। उसकी पेट और गले के पास के हिस्से कमजोर हैं। इसे सीधे खड़ा करने की कोशिश करें। मेरे हमले तभी प्रभावी होंगे। डेवर ने अपने श्रुतलेखों के बीच चिल्लाया। आप इसे आसान लगते हैं। हम इसे सीधे कैसे प्राप्त करते हैं? क्या हम इसे पकड़ते हैं? आरव ने बुदबुदाया। जब वह बोला तो उसका ध्यान थोड़ा विचलित हो गया और क्रिस्टलेक्स स्नोलिज़ार्ड की लंबी पूंछ उसके पीठ के खिलाफ एक कोड़ा की तरह चटक गई। इसने उसे एक कोने में उड़ान भेज दिया। जब वह उतरा तो उसने खून का एक मुंह बाहर निकाल दिया। ये देखते हुए कि उसका संविधान परिचारकों जितना मजबूत नहीं था और उसके गैर रक्षात्मक उन्मुख गियर हड़ताल ने उसकी पीठ के खिलाफ टूटने वाले बेसिन आकार के हथौड़ा की तरह महसूस किया। उसके फेफड़ों में सभी हवा बाहर निकाल दी गई थी, लेकिन जैसा कि यह सिर्फ एक गुजरने वाला था, इसमें ज्यादा बल नहीं था। उसके अंदरूनी केवल थोड़ा घायल थे। कम से कम उसकी हड्डियां खंडित नहीं थीं। फिर भी हड़ताल ने उसे कुछ क्षणों के लिए कमीशन से बाहर कर दिया। जब वह फिर से आया तो उसने महसूस किया कि उसके हाथ में लंबी तलवार बर्बाद हो गई थी। इसका ब्लेड इतना बुरा था कि यह एक देखा गया। ये किस तरह का कबाड़ है? इसे मित्रिल से बनाया जाना चाहिए। मुलर, वह लुका छिपी बौना व्यापारी, आरव ने शाप दिया, क्योंकि उसने लंबी तलवार को जमीन पर फेंक दिया था। वास्तव में यह नहीं था कि मुलर के उत्पाद खराब गुणवत्ता के थे। इसके बजाय आरव का हमला स्नोलिज़ार्ड की पीठ पर उतरा था, जानवर का सबसे कठिन हिस्सा। तलवार का चिपिंग एकमात्र उचित परिणाम था। आरव ने चारों ओर देखा और देखा कि एक कंकाल ज्यादा दूर नहीं था। इसके बगल में एक चमकती हुई लंबी तलवार रखी थी। यह एक बार एक साहसी रहा होगा। आरव लाश से परेशान नहीं था और तलवार लेने के लिए आगे दौड़ पड़ा। यह सुंदर डिजाइन की एक हाथ लंबी तलवार थी। तलवार 4 सेंटीमीटर चौड़ी थी और 1 मीटर से थोड़ा अधिक लंबी थी। एक खून बहने वाले पूर्ण के अलावा कुछ बहुत ही जटिल उत्कीर्णन भी थे जो केवल सजावट के रूप में काम करने के लिए लगते थे। हिल्ट के शीर्ष को एक बड़ी लेकिन सुस्त दिखने वाली अज्ञात सामग्री की चट्टान से जड़ा गया था। आरव ने हथियार को पकड़ा और केवल यह पाने के लिए कि यह वास्तव में उपयोग करना आसान था और इसका वास्तव में उपयुक्त वजन भी था। युवा मास्टर परिचारकों में सबसे मजबूत के रूप में कुगर ने लड़की से लड़ने की बात आने पर पतवार लिया था।
वर्तमान में उसने क्रिस्टलेक्स नोलिजार्ड की पाला सांस से भारी चोटें सही थीं, जैसा कि उसके चेहरे और बालों पर सभी बर्फ क्रिस्टल से स्पष्ट था। वह एक दयालु और हास्यास्पद स्नोमैन की तरह दिखता था। हालांकि आरव ने पाया कि वह कम से कम हंसने में सक्षम नहीं था। मांस ढाल जानता था कि वह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए उसने अपनी ढाल को त्याग दिया और जानवर को अपनी कमजोरी को बेनकाब करने के लिए उठाने के लिए अपनी सभी शेष ऊर्जा का उपयोग किया। अब जब कुगर असुरक्षित था, वह जानवर का मुख्य लक्ष्य बन गया था। इसने अपनी पूंछ के साथ कुगर पर लगातार झटके लगाए, फिर भी आदमी ने केवल अपने दांत पीस लिए और कम से कम नहीं किया। लेकिन अगर कोई पर्याप्त करीब था तो वे कुगर के मुंह के कोनों से खून निकलते हुए देखेंगे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। धिक्कार है। डेवर ने अपनी मौत की उंगली स्क्रॉल को खूनी आंखों से फाड़ दिया और अपने जादू को उस सभी के साथ आपूर्ति की जो उसे मिला था। उसने इसे स्क्रॉल में मार्गदर्शन सर्किट के अनुसार प्रवाह करने दिया। जादू के अचानक नुकसान ने उसे थोड़ा कमजोर महसूस कराया, लगभग बेहोश होने के बिंदु पर। लेकिन वह बना रहा, अन्यथा कुगर की मौत व्यर्थ हो जाती। एनेलोड ने भी चुपचाप अपना स्क्रॉल खोला, लेकिन डेवर के विपरीत इसका सक्रियण उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करता था। उसके चेहरे के मामूली पेलिंग के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं बदला। उनके उंगलियों से एक किरण लाल रंग की रोशनी एक साथ उत्सर्जित होती है। ये शुद्ध ऊर्जा का एक विस्फोट था, लेकिन उनकी अपार शुद्धता और घनत्व के कारण लहरें दूसरों को ये धारणा देती थीं कि अंतरिक्ष स्वयं झुका हुआ था। डेवर की मौत की उंगली ने सबसे पहले क्रिस्टलेक्स नोलिजार्ड को मारा। विशाल विकृति के गले के चारों ओर एक भयानक घाव बन गया। हमले ने लगभग पूरी तरह से अपनी गर्दन को फाड़ दिया। हालांकि भले ही उसका मुलायम कमजोर बिंदु बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, यह शायद ही कभी एक घातक हड़ताल था। लेकिन अगले ही पल एनेलोड की मौत की उंगली ने और भी अधिक बल के साथ इसे मारा। डेवर के विपरीत एनेलोड ने अपने पेट के पास अपने हमले को लक्ष्य नहीं बनाया। इसके बजाय उसने सीधे सिर पर आग लगाने का फैसला किया। उसने इस अवसर को समझ लिया था जब जानवर ने एक चीख को बाहर निकाला ताकि बीम को सीधे उसके मुंह में भेज सके। जबकि उसके हमले ने एक स्पष्ट घाव नहीं छोड़ा, सभी जानते थे कि वह वही थी जिसने झटका दिया था। छिपकली ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करना शुरू कर दिया। कुगर नीचे से इसे पकड़कर अब और नहीं पकड़ सका और गिर गया। जानवर के विशाल शरीर ने कुगर के अवशेषों पर लुढ़का, उन्हें तब तक कुचल दिया जब तक कि वे लगभग अज्ञात नहीं थे। कटी हुई केंचुए की तरह छिपकली को चारों ओर घुमाते हुए अन्य परिचारक तत्काल दूर कूद गए। उनका मिशन पूरा हो गया था और उन्हें अब क्या करना था कि जानवर अपनी मौत से पहले अपना अंतिम संघर्ष दे रहा था, उन्हें बिना किसी अच्छे कारण के मारा जाए। हालांकि उन्होंने इस विशेष उच्च क्रम जानवर की बुद्धिमत्ता और जीवन शक्ति को कम आंका था। एनेलोड के हमले ने इसे एक घातक घाव के साथ छोड़ दिया, लेकिन इसने इसे सीधे नहीं मारा। यह अभी भी हमले शुरू करने में सक्षम था। इसने दो कारणों से चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, अपार दर्द का सामना करना और एक शो स्थापित करना। ये परेशान परिचारकों को सूंघने के लिए एक मौत संघर्ष को नकली बनाना चाहता था ताकि वह अपने हत्यारे उस नीले बालों वाली युवती को अपने साथ घसीट सके। अचानक छिपकली घुमावदार बंद कर दिया और पानी के लिए स्थिति ले ली। एक पल में इसने अपनी पूरी ऊर्जा को जारी कर दिया और किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले एनेलोड के पास भाग गया। विशाल प्राणी की अचानक उपस्थिति का सामना करना पड़ा। एनेलोड की अभिव्यक्ति नहीं बदली। ऐसा था जैसे उसने भविष्यवाणी की थी कि इसे इतनी आसानी से नीचे नहीं लिया जाएगा। क्रिस्टलेक्स नोलिजार्ड ने अपने शरीर को ट्विस्ट गति के साथ घुमाया, अपनी पूंछ भेज रहा था जो कुछ मीटर लंबी थी, एनेलोड की ओर जुटती थी। लड़की ने जल्दी से एक उड़ान जादू का निर्देशन किया और जीवन धमकी के झटके से बच गई। हालांकि उड़ान मंत्र अपनी लचीलेपन के लिए नहीं जाने जाते थे और गुफाओं में केवल सीमित स्थान था। एनेलोड ने चारों ओर 2 दिन के लिए उड़ान जादू पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने जादू के प्रभावों को बचने के ठीक बाद रद्द कर दिया और क्रिस्टलेक्स नोलिजार्ड के रास्ते में एक फायरबॉल भेजते हुए एक बैकफ्लिप किया। जबकि वह बर्फ पहलू मंत्रों में सबसे अधिक निपुण थी, जानवर जो आइसपीक माउंटेन में रहते थे दैनिक आधार पर अविश्वसनीय रूप से ठंडे तापमान का मौसम करते थे, जिससे उन्हें बहुत अधिक ठंड प्रतिरोध होता था। यही कारण था कि वह लड़ाई करने के लिए केवल आग पहलू मंत्रों पर भरोसा कर सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी पूरी क्षमताओं को जारी करने में असमर्थ थी। जबकि फायरबॉल ने क्रिस्टलेक्स नोलिजार्ड को मारा, ऐसा नहीं लगता था कि इससे ज्यादा नुकसान होगा। इसने डेवर और अन्य परिचारकों को वापस मजबूर करने से पहले अपनी पूंछ को चारों ओर लहराया और एक बार फिर एनेलोड की ओर भाग गया। जल्द ही लड़की ने खुद को एक कोने में मजबूर पाया। फिर भी वह घबराए नहीं। जानवर के आंदोलनों ने ध्यान देने योग्य रूप से धीमा कर दिया था और ऐसा नहीं लगता था कि यह ज्यादा देर तक चलेगा। तत्काल के एक निशान के बिना एनेलोड ने कुछ रक्षात्मक संवर्धन मंत्रों का निर्देशन किया और क्रिस्टलेक्स नोलिजार्ड के मौत के झटके को सहन करने का इरादा किया। जानवर ने एक काटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन एनेलोड ने एक स्थानांतरण जादू का उपयोग किया और जानवर के किनारे पर झपकी ले गई।
चालाक जानवर ने एनेलोड की स्थिति पर ध्यान देना शुरू कर दिया और एक बार फिर से अपनी पूंछ को घुमाया, उसे सीधे एक दीवार में खटखटाया। फिर क्रिस्टल स्नो लिज़ार्ड ने अपनी अंतिम ठंड सांस की तैयारी के लिए गहराई से सांस ली। एनेलोड पहले ही दीवार के कोने में कमजोरी से ढह चुका था। भले ही वह खुद पर एक स्टोनस्किन जादू का निर्देशन करने में कामयाब रही, क्रिस्टल स्नो लिज़ार्ड की हड़ताल महान स्नोफियन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। लड़की जो रास्ते में चुनौतीपूर्ण लड़ाइयों से आसानी से निपट चुकी थी, अंत में घायल हो गई थी। एनेलोड ने ठंडक से क्रिस्टल स्नो लिज़ार्ड को देखा। आगामी ठंड सांस से डरने वाला भी नहीं था, लेकिन उस क्षण में उसके आंखों के अतीत में घबराहट का एक रूप झलक गया। आरव का आंकड़ा अचानक उसके सामने दिखाई दिया था। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, एनेलोड बता सकती थी कि उसे उसके सामने खड़ा होने के लिए अपना सारा साहस और दृढ़ संकल्प लेना पड़ा था। उस पल पीठ लड़की की आंखों में एक पहाड़ की तरह मापा गया स्थिर लगता था। शायद वह अपनी मौत से पहले कुगर द्वारा दिखाए गए साहस से प्रभावित हुआ था। जब उसने एनेलोड को धीरे धीरे एक कठिन स्थान में मजबूर करते देखा तो आरव को खून उसके सिर पर जल्दी महसूस हुआ। उसने अपना नया हथियार उठाया और किसी और चीज़ की परवाह किए बिना जल्दी कर दी। वह बस उसकी रक्षा करना चाहता था। उसने एक भी पल के लिए विचार नहीं किया कि उसका मामूली ढांचा छिपकली के दांतों के बीच की जगह को भर सकता है या नहीं। जब उसने इसका सामना किया तो उसने कायरता का एक संकेत नहीं दिखाया और न ही डर का। उसने जानवर की ठंड सांस का इंतजार करते हुए वह सभी प्रेरणा इकट्ठा की जो वह कर सकता था। जल्द ही लंबी तलवार उसके अंदर भरी हुई प्रेरणा के कारण थोड़ा बढ़ने लगी। फिर उसने लंबी तलवार को आगे बढ़ाया। लंबी तलवार ने अपना हाथ छोड़ दिया और सीधे जानवर के मुंह में उड़ गई। उस क्षण में जानवर ने अपना निर्माण समाप्त कर दिया और नकारात्मक 150 सेंटीग्रेड की ठंडी हवा की सांस भेज दी जो सीधे उसके लिए थी। वह सभी महसूस कर सकता था कि उसके फेफड़े सहस्राब्दी बर्फ क्रिस्टल में जम रहे थे। उसने नहीं सोचा था कि चरम ठंड के संपर्क में आना आग पर सेट होने की तुलना में कहीं अधिक चोट पहुंचाएगा। उसके चेहरे ने सभी भावनाएं खो दी क्योंकि उसके शरीर के भीतर खून एक पल के भीतर जम गया था। उसके बाद उसने अपनी छाती पर एक हड़ताल महसूस की और पीछे की ओर उड़ गया, सीधे एनेलोड के शरीर में टूट गया। ये छिपकली की अंतिम हड़ताल थी। अपने शरीर के भीतर लंबी तलवार आरव ने फेंक दी थी जो पहले ही अपने दिल में छिद्रित हो गई थी। तलवार के हिल्ट पर उत्कीर्ण फीका पड़ गया क्योंकि उसने उन्मत्त रूप से अंतिम शेष जीवन बल को खाया था। जल्द ही भयानक जानवर ने सभी जीवन शक्ति खो दी। लंबी तलवार के हिल्ट पर रंगहीन चट्टान भी पहले की तुलना में अधिक पूरी तरह से दिखती थी। इसमें एक मामूली शीन भी थी। आरव ने एक चकित अभिव्यक्ति पहनी थी। कम तापमान के कारण उसका खून जम गया और अविश्वसनीय रूप से धीरे धीरे बहता है, जिससे उसके विचारों में काफी बाधा आती है। एनेलोड का चेहरा उसकी दृष्टि में दिखाई दिया, सामान्य की तरह ठंडा और भावहीन लगता था। हालांकि उसकी आंखों ने भ्रम का एक रूप किया, जैसे कि यह पूछ रहा था कि आरव ने क्या किया था। मेरे बहुत दोस्त नहीं हैं, आप देखते हैं, उसने काफी मुश्किल से खांसा, बॉस, बहन और आप। इसलिए मैं आप में से किसी को खोना नहीं चाहता। तुम सब मेरे पास हो और मैं अब कुछ भी खोना नहीं चाहता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप मरने से नहीं डरते? लड़की ने धीरे से पूछा। आरव ने एक बदसूरत मुस्कान को तोड़ा। बेशक मैं करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें मौत से भी अधिक भयानक हैं, और आपने मुझे पहले ही 3 बार बचा लिया है। जैसे ही वह बोला, उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। आखिरी पल में वह एनेलोड के होठों के कोने को ऊपर उठाते हुए देखना लगता था। वह वास्तव में मुस्कुराए, जैसा कि उम्मीद थी। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप सबसे अच्छे लगते हैं। इससे पहले कि वह पूरी तरह से फीका पड़ जाए, वह उसका आखिरी विचार था। एनेलोड के निष्पक्ष छोटे हाथ ने उसके सिर को धीरे से छुआ। वह जानती थी कि उसकी छाती पर घाव उसकी चोटों में सबसे बुरा नहीं था। सबसे बुरा ठंड सांस को सिर पर लेने से उसके सुपर कम शरीर के तापमान में पड़ा था। उसकी मर्जी के साथ उसके शरीर में ठंड तत्व आज्ञाकारी रूप से दूर हो गए। उसके में जिस क्षण ठंड तत्व उसे छोड़ गए, वह बहुत बेहतर लगने लगा। चोटों को लपेटने और देखभाल करने के बाद वह ठीक हो जाएगा। दोस्त उसने सोचा। वह निश्चित नहीं थी कि क्या उसने अभी अपना पहला दोस्त बनाया था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इस विशेष चिकित्सा दवा को कृतज्ञता का एक अतिरिक्त टोकन माने। मुझे उम्मीद है कि आरव ठीक हो जाएगा। डेवर ने किसी को नोटिस करने से पहले पीछे से एनेलोड से संपर्क किया। उसने उपचार दवा प्राप्त की और ज्यादा कुछ कहे बिना सिर हिलाया। ... मुझे आश्चर्य है कि बॉस और बहन अब कैसा कर रहे हैं, आरव ने कहा, क्योंकि वह एक पीटा हुआ लकड़ी की छड़ी की मदद से चला गया था। अगर यह डेवर की विशेष चिकित्सा दवा के लिए नहीं होता तो उसे रेंगना भी मुश्किल हो जाता। आप पहले ही 3 या 4 दिनों से अलग हो चुके हैं, ठीक है? डेवर ने पूछा। चूंकि दोनों ने उसे क्रिस्टल स्नो लिज़ार्ड से निपटने में मदद की थी, उसने अपने सौदे के अंत को रखने और उन्हें सहस्राब्दी स्नोलोड्स और उनके 2 साथियों की तलाश करने में मदद करने का इरादा किया। शायद
हम यहाँ सूरज नहीं देख सकते, इसलिए मुझे भी वास्तव में यकीन नहीं है, आरव ने जवाब दिया। एनेलोड को एक बुरा एहसास हुआ, कुछ बुरा उसके अन्य पार्टी सदस्यों पर गिर गया होगा। हालांकि उसने इसमें से कोई भी व्यक्त नहीं किया। वह करण की क्षमताओं में काफ़ी आत्मविश्वास रही थी। हालांकि इसने उसे यह अनुमान लगाने से नहीं रोका कि अन्य दो के साथ क्या हो सकता था। उस क्षण में ऊर्जा की एक सूक्ष्म लहर उसकी चेतना में बहती थी। एनेलोड अपने पटरियों में रुक गई और बाकी से कहा, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। वेरा गुफा के बाहर बर्फीले पहाड़ के गोधूली के दृश्यों को देखती थी। ये किसी तरह से असीम महिमा की भावना के साथ लाया गया था। आपकी चोटें कैसी हैं? मैं आज दोपहर भाग्यशाली था और फिर से कुछ पकड़ने में कामयाब रहा, करण ने कहा क्योंकि उसने अपने हाथ में बर्फ खरगोश को चारों ओर लहराया था। मैं ठीक हूँ, कमोबेश, मैं अब कुछ हद तक आगे बढ़ सकता हूँ, वेरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर अब लाल रंग का रंग था। जब से वे चट्टान से कूद गए थे तब से 3 दिन हो गए थे। पिछले 3 दिनों में करण ने उसे दी गई व्यापक देखभाल के कारण उसकी चोटें वास्तव में जल्दी से ठीक हो गई थीं। उसके अधिकांश घावों में खराब हो गया था और ऐसा लगता था कि वह कुछ और दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हमने वास्तव में ये किया, वेरा ने सोचा जब उसने प्रतिबिंबित किया कि वह कुछ दिन पहले कितनी निराश थी। बुरी तरह से घायल होना और पहाड़ों में खो जाना, ठंड के तापमान के साथ एक कठोर वातावरण, उसे लगा कि कोई रास्ता नहीं है जो वह कभी छोड़ देगी। ये सच था, उसने शुरुआत में बेहद निराशा की थी, लेकिन करण के पास नहीं था। कच्चे और मोटे दिखने वाले आदमी ने पूरे समय धैर्य से उसकी देखभाल की थी। वह हर दिन शिकार करता था, अपने घावों को साफ करता था और उसे उम्मीद देने के तरीकों के लिए अपने दिमाग को खड़खड़ाता था। अब एक चमत्कार से कम नहीं हुआ था। भले ही आरव और एनेलोड उन्हें ढूंढने में सक्षम नहीं थे, वेरा की चोटें ज़्यादातर ठीक हो गई थीं। ऐसा लगता था कि वह जल्द ही छोड़ने का एक तरीका सोचने में सक्षम होगी। जब करण ने उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहा था तो उसने वादा किया था। उसने उसे निराश नहीं किया था। वे सबसे खराब मौसम में कामयाब रहे। यहाँ आपको एक और दवा लेने के बाद ठीक होना चाहिए। करण ने अपनी वेस्ट से एक बोतल निकाली और उसे सौंप दिया। वह थोड़ा पीला लगता था और दवा रखने वाले हाथ कभी इतने हल्के से कांपते थे। वह अविश्वसनीय रूप से थका हुआ लगता है, वेरा ने सोचा क्योंकि उसने अपने चेहरे पर थकान को देखा जो उसने छिपाने की कोशिश की और विफल रहा। उसने दवा स्वीकार कर ली। आपके पास इतनी सारी दवाएं क्यों हैं? इतने सारे खरीदने के बजाय आप कुछ और वास्तविक प्राथमिक दवाएं खरीद सकते थे। ठीक है, ये सस्ता था और मैं विरोध नहीं कर सका। मुझे ये काले बाजार में सिर्फ 50 चांदी के लिए मिले थे। वास्तविक प्राथमिक दवाओं की लागत 10 सोने का एक टुकड़ा है। मैंने सोचा कि कुछ और खरीदने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें पूरी तरह से भूल गया था 2 दिन पहले तक। मुझे नहीं लगता था कि वे इतने प्रभावी होंगे। करण मुस्कुराया क्योंकि वह उसके बगल में एक चट्टान पर बैठ गया था। लेकिन उनका स्वाद भयानक है। वे कच्चे और नमकीन हैं, असली चीज़ों के मीठे और खट्टे स्वाद की तरह कुछ भी नहीं, वेरा ने झुककर कहा। करण ने उसे जो बूटलेग दिए थे उनका न केवल स्वाद अविश्वसनीय रूप से बुरा था, वे भी बहुत प्रभावी नहीं थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे 50 चांदी थे। फिर भी उन्हें लेना उसकी जान बचाएगा, इसलिए उसने अपनी शिकायतों के बावजूद उन्हें नीचे गिरा दिया। ये पहले ही एक आश्चर्य है कि वे काम करते हैं। इतना चुनिंदा होना बंद करो, करण ने जवाबी कार्रवाई की क्योंकि उसने खाली बोतलों को दूर रखा और एक दीवार के खिलाफ झुक गया। उसने एक लंबी आह भरी। वेरा ने थके हुए आदमी को देखा और थोड़ा दोषी महसूस किया। वह बदल गई और एक बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी छाती के खिलाफ कूद गई। करण, क्या? धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से उसने बुदबुदाया, सिर उसकी छाती में दफन हो गया। ओह भगवान, वह कहाँ से आया? मैं आपका पार्टी नेता हूँ और आप मेरी महिला हैं। मुझे आपकी रक्षा करनी होगी। उसने मुस्कुराते हुए जांच की। ये पहली बार था जब उसने सीधे अपने रिश्ते को बताया था। वह नहीं जानता था कि वह उसे स्वीकार करेगी या नहीं। आपकी महिला कौन है? वेरा ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। उसने महसूस किया कि उसके गाल कभी इतने हल्के से गर्म होते हैं। करण की खुशी बढ़ गई जब उसने अपनी गंभीर डांट नहीं सुनी। उसने लोहे के गर्म होने पर हड़ताल करने का फैसला किया। ये केवल समय की बात है। भागने की सोचो भी मत। वेरा महसूस कर सकती थी कि उसका दिल कितना जोर से धड़क रहा था और उसे एहसास हुआ कि यहाँ तक कि सबसे कच्चे पुरुषों में भी क्षण हो सकते हैं जब वे चिंतित महसूस करते हैं। जैसा कि उसने चुपचाप सुना, पिछले कुछ महीनों में उसके अनुभव उसके दिमाग से चमकते थे। करण, आरव, एनेलोड, साइरानोस, ईव। आरव के बारे में सोच रहा है। करण ने अनुमान लगाया जब वह अचानक बात करना बंद कर दिया। वेरा ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि लेयक ऐसा कर रहा है। हमने उसे 3 दिनों से नहीं देखा है। मुझे चिंता है कि वह एक महान स्नोफिएंड में भाग जाएगा। करण ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। चिंता मत करो, लेयर ठीक हो जाएगा।
यह मत भूलो कि उसने अकेले ही कुछ ओरक्स को समाप्त कर दिया था। जबकि वह आमतौर पर एक काय की तरह कार्य करता है, वह वास्तव में काफ़ी भरोसेमंद है जब ये गिनता है। इसके अलावा एनेलोट उसके साथ होना चाहिए। अगर वह उसके साथ है तो आरव ठीक हो जाएगा। वेरा ने अजीब तरह से उसे देखा। आप आमतौर पर एनेलोट की बात आने पर काफ़ी आरक्षित होते हैं। आप अचानक उसमें इतने आत्मविश्वासी क्यों हैं? मैं आरक्षित हूं क्योंकि मैं उसमें आत्मविश्वासी हूं, करण ने असहाय कहा। आपका क्या मतलब है? जो भी हो, आपको बताने में कोई नुकसान नहीं है। बस लेया को मत बताओ, करण ने एक ठहराव के बाद कहा। वास्तव में एनेलोट मुनशेडो का एक सदस्य है। मेरा सबसे अच्छा अनुमान है कि वह एक उच्च रैंकर होना चाहिए। क्या? भले ही वेरा पहले हैरान थी, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये पूरी तरह से समझ में आया। याद रखें कि मैं ओरुवेन को कैसे हराने में सक्षम था। उसने द्वंद्वयुद्ध से पहले मुझे उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। मैंने द्वंद्वयुद्ध से पहले 2 दिनों में इसका अध्ययन करने में अपना अधिकांश समय बिताया था, करण ने समझाया। तो वह क्यों? वेरा ने बुदबुदाया, सिर हिलाते हुए। चूंकि उसने आपकी मदद की है, तो आप अभी भी इतने आरक्षित क्यों हैं? वह मूनशेडो के हितों में काम कर रही है। ओरुवेन गिल्ड के लिए परेशान था और वे उसे खत्म करना चाहते थे। उन्होंने बस इसके लिए मेरे हाथ उधार लिए। मैं बस शामिल होना चाहता था, इसलिए उन्होंने मेरे माध्यम से ओरुवेन से निपटा। वे वही थे जो सस्ते से उतर गए, करण ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उनकी टिप्पणी सत्य से दूर नहीं थी। द्वंद्वयुद्ध से पहले एनेलोट ने अपनी जीत पर भूमिगत कसिनो में 10,000 सोने के सिक्कों पर सट्टा लगाया था। वह अकेले अपने दांव के साथ 5 से 1 तक 6 से 1 की अदायगी करने में कामयाब रही थी। भले ही करण ने सोचा था कि उसने अपने दांव के साथ सोना मारा था, वह सबसे बड़ा विजेता था। गरीब आदमी जिसने सोचा था कि उसने एक हत्या कर दी थी, वह कभी नहीं जानता था कि एनेलोट उसे कितनी चुपचाप मुस्कुरा रहा था। हालांकि यह मुख्य कारण नहीं है, ये केवल एक भावना है, लेकिन मुझे लगता है कि नाइटसोंग 1 में ओरक्स के हमले का उससे, या कम से कम मूनशेडो से कुछ लेना देना था। मैं हमेशा सोचता रहा हूं कि साइरानोस की मौत का उससे कुछ लेना देना था। शायद वह कुछ जानती है। साइरानोस। जब उसने उसका नाम सुना तो वेरा का दिल दर्द करता था। शांत फिर भी अविश्वसनीय रूप से चौकस आदमी ने उन्हें अच्छे के लिए छोड़ दिया था। 2 महीने से अधिक हो गए हैं, ठीक है? वेरा ने आह भरी। हाँ, 2 महीने, करण ने बुदबुदाया, इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति बुरी तरह से विकृत हो गई। धिक्कार है, 2 महीने हो गए हैं। करण ने जल्दी से वेरा को एक तरफ धकेल दिया और जल्दी में खड़ा हो गया। शुरुआत में हैरान, वेरा को जल्द ही एहसास हुआ कि उसने उसे क्यों दूर धकेल दिया था। आज अगला पूर्णिमा था, फ्रीकिंग हेल। कोई आश्चर्य नहीं कि आज रात कुछ बंद महसूस हुआ, करण ने सोचा। एक त्वरित विचार के बाद वह हो गया था। वेरा ने कहा, उसे पता चला कि उन्हें अस्थायी रूप से हिस्सा लेने के लिए कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके पास उसे बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं थी। वह जल्दी से वेरा के पास पहुंचा, उसके थोड़ा भयभीत चेहरे को सहलाया और कहा, चिंता मत करो, अभी भी समय है। मैं तुरंत चला जाऊंगा। रात के लिए यहाँ रहें। मैं जहाँ तक हो सके वहाँ जाऊंगा और कल वापस आऊंगा। अगर मैं दोपहर तक वापस नहीं आता हूँ तो आग शुरू करो, इसे जितना हो सके उतना धूम्रपान कराओ और मैं आऊँगा। यहाँ फायर स्टार्टर है। वेरा ने इसे ले लिया। क्या होगा अगर मैं इसके बजाय छोड़ दूँ? आप हाल ही में खुद पर बहुत अधिक टैक्स लगा रहे हैं। मैं अच्छी तरह से आराम कर रहा हूँ। मैं वापस रास्ता ढूंढ सकती हूँ। नहीं, आप अभी भी घायल हैं। आपको जंगल में नहीं जाना चाहिए। और नहीं, लेकिन हालांकि वह कुछ और कहना चाहती थी, करण का दिमाग पहले ही बना लिया गया था। उसने अपना मुंह थोड़ा खोला लेकिन अंत में कुछ भी नहीं कह सका। अपनी तैयारी करते हुए उसने उसे गले लगाया। चिंता मत करो, आज रात के बाद ये ठीक हो जाएगा, उसने जाने के बाद सांत्वना दी। सावधान रहिए, मैं इंतजार करूंगा, वेरा ने फुसफुसाया। मैं वापस आऊंगा, चिंता मत करो। मैं अपने शब्द का एक आदमी हूं। करण ने उसे एक आखिरी नज़र दी, मुस्कुराया और चला गया। वेरा ने देखा कि वह नियंत्रण खो देने के कगार पर था। उसके कदम बहुत जल्दबाजी में थे। कई दर्जन मिनटों के बाद एक वेयरवुल्फ की हड्डी ठंड गर्जन पहाड़ के ऊपर और नीचे गूंजती थी। वेरा गुफा के एक कोने में कूद गई और अपनी बाहों में अपना सिर दफनाया, काफी परेशान महसूस कर रही थी। गर्जन समय समय पर बजता था और उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की और उस सोच पर ध्यान केंद्रित किया कि यह सब सूर्योदय तक खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्यादा देर बाद नहीं, दूसरी दिशा से एक और कम आवाज सुनी जा सकती थी। अब वो ग्राराग। 2 जानवरों की चीखें जोर से और जोर से मिलीं। ऐसा लगता था कि वे एक दूसरे के करीब और करीब जा रहे थे। करण, वह अब उसके लिए अपनी चिंता को दबाए नहीं रख सकी। वह हुलों की ओर भागी जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जाएंगे। जानवरों की चीखें ओवरलैप हो गईं और कभी अधिक बहरापन बन गईं। पृथक घायल विम्पर कभी कभार सुना जा सकता था। इसने उसे और भी चिंतित कर दिया। तेज बर्फ लगभग 1 पैर गहरी थी।
चूंकि उसकी चोटें अभी अभी ठीक हुई थीं, उसके लिए बर्फ में दौड़ना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। अगर वह लापरवाह थी तो उसके घावों को फिर से फाड़ने का खतरा था। लेकिन उसने उस क्षण में इसकी परवाह नहीं की। दो जानवरों की गर्जन दूसरे से कम हो रही थी। ऐसा लगता था कि लड़ाई समाप्त हो रही थी। वह तेज दौड़ गई जितना करीब उसने सोचा था कि वह है। जब वह आखिरकार पहुंची तो उस दृष्टि ने उसका अभिवादन किया जिससे वह लगभग बाहर निकल गई। वेरा ने अपने घावों के फिर से खुलने के जोखिम को नज़रअंदाज करते हुए करण के किनारे पर संघर्ष किया। वर्तमान में करण पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में बदल गया था। उसका भालू जैसा शरीर और भी बड़ा था और उसके कच्चे चेहरे को एक भयानक भेड़िया थूथन से बदल दिया गया था। उसके दांत अब पूरी तरह से जानवर ने उसे और भी बचाव देखा। हालांकि वेरा को उसके लिए कोई डर नहीं लगता था। वह जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके सफ़ेद फर का एक पैच खूनी था। यह उसके बगल में विशाल सफ़ेद भालू से आया था। यह एक जानवर था जो एक क्रिम्सन ब्लड भालू से थोड़ा छोटा था, इस प्रकार केवल आधा मजबूत था। हालांकि ये पहले ही मर चुका था और नहीं चला, संभवतः उसकी गर्दन पर घातक घाव से। ऐसा लगता था कि करण ने उसका पूरा गला काट दिया था। हालांकि वेरा ने अभी सफ़ेद भालू की परवाह नहीं की थी। वह करण के साथ अधिक चिंतित थी, जिसकी चोटें काफ़ी खराब थीं। उसके पूरे शरीर पर खरोंच के घाव थे और उसकी बाएं हाथ पर कंधे के पास मांस का एक विशाल हिस्सा चला गया था। आप रक्त के माध्यम से यहाँ और वहाँ पकिंग हड्डी देख सकते थे। वेरा ने जाने से पहले चारों ओर देखा। कुछ मिनटों बाद वह वापस दौड़ गई। जिस गुफा से वह आई थी वह थोड़ा दूर थी और उसे पास में आश्रय ढूंढना पड़ा जहाँ वे छिप सकते थे। सौभाग्य से वह सिर्फ ये प्रबंधित करती थी। उसने अपने दांत पीस लिए और करण को धीरे धीरे ले गई। उसकी पीठ पर घाव फिर से खुल गया था और ताज़ा खून ने करण की छाती पर सफ़ेद बालों को दागदार कर दिया था। हालांकि आदमी पूरी तरह से अनजान था कि क्या हो रहा था। किसने जाना कि कितनी देर बाद वह आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंच गई। गुफा वहां से ज़्यादा दूर नहीं थी जहां लड़ाई टूट गई थी, बस 200 मीटर। अपनी निकटता के बावजूद वेरा ने इस तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट बिताए। उसके घाव अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, इसलिए करण को ढोना, जिसका वजन लगभग 100 किलोग्राम था, अविश्वसनीय रूप से थकाऊ था। आप कुछ भी नहीं के लिए अच्छे नहीं हैं। ये समय के बारे में है जब आपने वजन कम करना शुरू कर दिया। उसने शिकायत की क्योंकि वह झुक गई थी, जबकि उनकी स्थिति बल्कि फीकी थी। उसने असहायता या निराशा महसूस नहीं की। शायद ये करण के आशावाद के कारण था। ये पिछले कुछ दिनों में उसे संक्रमित कर सकता था। आप अभी भी जीवित हैं। आप बस थोड़ा घायल हैं, बस इतना ही है। आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे, वेरा ने सोचा। अपनी चोटों के विपरीत करण के घावों ने अपने पूरे शरीर को ढक लिया था। इसलिए उसके पास अपनी शर्मिंदगी को दबाने और अपने चमड़े के कवच को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वह अपने घावों की देखभाल कर सके। हालांकि उसने अपने कपड़ों के नीचे कई चीजें रखीं, खाली दवा की बोतलों ने उसका ध्यान खींचा। उसके अनुसार उसके पास अभी भी काफ़ी कुछ बूटलेग दवाएं थीं। वह अपने घावों को ठीक करने के लिए उनका उपयोग करना चाहती थी, लेकिन उसने व्यावहारिक रूप से उसे नग्न कर दिया और फिर भी कोई नहीं मिल सका। वह सभी मिल गया, एक खाली बोतल था। उसने महसूस किया था कि कुछ बंद था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। उसने बस सोचा था कि यह सब इस्तेमाल हो चुका है। उसने अपनी चोटों का निरीक्षण करने के बाद उसके संदेह फिर से उठाए गए। उसके अधिकांश घाव केवल त्वचा गहरे थे। सबसे बड़ा एक उसके कंधे के पास था। हालांकि यह एक हल्की चोट नहीं थी, यह एक नहीं थी जिससे उसे बेहोश होना चाहिए था। उसने चिंता करना शुरू कर दिया कि वह बेहोश हो गया था क्योंकि उसे आंतरिक चोटें लगी थीं। चिकित्सा दवाओं के बिना आंतरिक चोटों को ठीक करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। ये वही था जो उसके पास अभी सबसे अधिक कमी थी। उसने खाली बोतल ली और भले ही वह एक पल के लिए संकोच करती थी, उसे खोला और एक वाह ले गया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने जल्दी से करण का हाथ उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसने बहुत सावधानी से इसका निरीक्षण किया और आखिरकार इस पर एक छोटी सी चोट मिली। यह एक असामान्य रूप से सुंदर और स्वच्छ कटौती थी, नग्न आंख के लिए लगभग अदृश्य। ये कुछ ऐसा नहीं लगता था जो एक जंगली जानवर छोड़ जाएगा। उसकी पुतलियां छोटी बिंदुओं में सिकुड़ गईं और उसने अपना मुंह पकड़ लिया। वह खुद को और नियंत्रित नहीं कर सकी और नमकीन पानी नदियों में उसके गालों से नीचे चला गया। तुम एक गूंगा आदमी हो, वेरा ने आंसुओं से फुसफुसाया, दोनों हाथों को कांपते हुए। उसने बिल्कुल घाव को छूने की हिम्मत नहीं की। मैं एक मूर्ख औरत हूँ, उसने बुदबुदाया। वह आखिरकार समझ गई कि करण की बूटलेग दवा क्या थी। वह दवा नहीं पी रही थी, लेकिन खून। करण का खून। ये पता चला कि कुछ दिन पहले उसकी चोटों ने उसे बेहद चिंतित कर दिया था। वह जानता था कि उसे उपचार प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक दवा की आवश्यकता है, लेकिन पहाड़ों में कहीं भी नहीं था कि वह एक ढूंढ सके। ये बहुत अच्छा होगा अगर उसके पास मेरा पुनर्जनन होता, उसने सोचा बेचैनी से।
वेयरवुल्फ रक्त उसकी नसों में बहता था, इसलिए उसकी तरह के घाव उसके लिए कोई समस्या नहीं थे। बहुत सोचने के बाद वह उसका इलाज करने के लिए अपने खून का उपयोग करने के साथ आया था। उसने अपनी कटार के साथ अपनी कलाई पर एक छोटा घाव खोला, अपने खून को बोतल में बहने दिया और इसे उसे दिया, ये ढोंग करते हुए कि यह एक दवा थी। इसका रंग एक सामान्य दवा की तरह नहीं था, इसलिए उसे दावा करना पड़ा कि यह एक बुटलेग था। सौभाग्य से वेरा ने उस पर विश्वास किया और अलग बनावट और स्वाद को नज़रअंदाज कर दिया। ये पता चला कि यह बिल्कुल दवा नहीं थी। टुकड़े एक बार में एक साथ आए। कोई आश्चर्य नहीं कि दवा खून रंगीन थी, कोई आश्चर्य नहीं कि यह खून की तरह महकता था, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हर बार बोतल को दूर रख दिया, कोई आश्चर्य नहीं कि वह काफ़ी कमज़ोर लगता था, कोई आश्चर्य नहीं कि वह बेहोश हो गया भले ही उसकी चोटें इतनी भारी नहीं थीं। वह कोई दवा नहीं है, ये खून था, करण का खून। वेयरवुल्फ रक्त वास्तव में एक व्यक्ति के प्राकृतिक पुनर्जनन की दर को बढ़ा सकता था। यही कारण था कि इसे दवाओं में मुख्य घटक के रूप में उपयोग किया जाता था। हालांकि अकेले वेयरवुल्फ रक्त का प्रभाव सीमित था। चूंकि वह गुणवत्ता प्रदान नहीं कर सका, करण ने मात्रा के साथ इसके लिए बनाया। यही कारण था कि उसने उसे एक दिन में 3 बोतलें खिलाईं। प्रत्येक में लगभग 150 मिलीलीटर था। 3 दिनों के दौरान करण ने 1350 मिलीलीटर खून खो दिया था। इसके अलावा उसे उसकी देखभाल करनी पड़ी और शिकार करना पड़ा। इस तरह की गतिविधि किसी भी सामान्य व्यक्ति को ढह जाएगी। भले ही करण का संविधान असामान्य रूप से मजबूत था, उसे इतने लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए था। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि वह कैसे चला गया था। उसने बेहोश आदमी को देखा और 2 आंकड़ों को एक साथ मिलाते हुए देख सकती थी। उनमें से एक करण का था और दूसरा साइरानोस का था। उसने नहीं सोचा था कि शोरगुल वाला आदमी सब कुछ छिपा सकता है, चुपचाप उसके लिए खुद का बलिदान कर सकता है। वह नहीं जानती थी कि क्या ये साइरानोस की मौत के बाद केवल हाल ही में शुरू हुआ था या पूरे समय इस तरह रहा था। उसने आंसू आंखों से अपने घावों की देखभाल की। हालांकि उसने काफ़ी खून खो दिया था और कुछ चोटें बरकरार रखी थीं, वेयरवुल्फ पुनर्जनन को देखते हुए ये घातक नहीं था जो उसके पास था। उसके रक्तस्राव को रोके जाने के बाद वह किसी भी तत्काल खतरे में नहीं था। करण धीरे धीरे जाग गया क्योंकि वह अपने घावों की देखभाल कर रही थी। अपने बगल में एक मानव महिला को व्यस्त देखकर उसका शरीर तुरंत तंग हो गया क्योंकि उसकी आंखों से एक भयानक हरी रोशनी निकली थी। ये देखकर कि करण जाग गया था, उसने उल्लास की भीड़ महसूस की। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वर्तमान करण में उसकी कोई भी मानव यादें नहीं थीं। वर्तमान में वह करण नहीं था, वह एक वेयरवुल्फ था। इसलिए उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और पीछे की ओर पीछे हटाया, ये दिखाने की कोशिश की कि वह खतरा नहीं थी। दुर्भाग्य से वेयरवुल्फ को उस पर संदेह होता था। जब उसने अपना गार्ड कम कर दिया तो उसने छलांग लगाने और उसके गले को काटने की योजना बनाई। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसके पास हमला करने की ताकत नहीं है। हालांकि वह सब कर सकता था कि उसे ठंडक से घूरना था जबकि धमकी देना था। वेरा भी चुपचाप घबरा रही थी। अभी भी काफ़ी सारे अनुपचारित घाव थे। अगर उसने तुरंत उनसे निपटा नहीं तो संक्रमण अविश्वसनीय रूप से परेशान होगा, खासकर तब जब उनके पास कोई चिकित्सा आपूर्ति नहीं थी। आप घायल हैं और आपको इलाज की आवश्यकता है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वह नहीं जानती थी कि क्या यह उसे समझ सकती है या नहीं, लेकिन उसे कुछ करना पड़ा। इसने उसे सतर्कता से देखना जारी रखा लेकिन घूरना बंद कर दिया था। उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसने प्रतिक्रिया दी थी। उसने अपना काम जारी रखने के लिए धीरे धीरे अपना दृष्टिकोण बनाने की कोशिश की। लेकिन जिस पल उसने अपनी चाल को देखा, उसका शरीर फिर से तंग हो गया। वह तुरंत रुक गई और इसे शांत करने की कोशिश की। बस उस तरह उसने धीरे धीरे बंद कर दिया क्योंकि उसने इसे सांत्वना दी थी। उसने सावधानी से अपनी चोटों की देखभाल करने के अपने प्रयासों को फिर से शुरू कर दिया। यह एक अविश्वसनीय रूप से लंबी प्रक्रिया थी, दोनों एक दूसरे पर गहन रूप से केंद्रित थे। उसे खत्म करने में लगभग 2 घंटे लग गए। जिस क्षण उसने किया, उसने अप्रतिरोध्य थकान की एक लहर महसूस की। वह बहुत थकी हुई थी। उसे न केवल दवा की सच्चाई का एहसास हुआ था, उसे मानसिक रूप से चौंका दिया था। लेकिन उसने अपनी चोटों के बावजूद 100 किलोग्राम आदमी को एक गुफा में भी धोया था और अपने घावों की देखभाल करने में 2 घंटे से अधिक समय बिताया था। थकावट ने उसे वेयरवुल्फ के ठीक बगल में सो गया। इसने उसे संदिग्ध रूप से देखा, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि वह सो रही थी। खून खराबा और आवेग का एक भीड़ उसके दिमाग को भर गया। उसने पहले ही कुछ ऊर्जा बरामद कर ली थी और आसानी से अपनी असहाय स्थिति में उसे मार सकता था। हालांकि उसने संकोच किया क्योंकि उसने उस पर गहराई से भरोसा किया था। उस पर जो अंधा विश्वास था, उसने उसे बिल्कुल डर महसूस नहीं कराया। यह नहीं समझ पाया कि महिला ने उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया। ये काफ़ी उत्सुक था। यह अपने खून खराबे के अलावा एक और वृत्ति महसूस कर सकता था।
ये निश्चित नहीं था कि यह क्या था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि एक और चेतना उसे महिला को अलग करने से दृढ़ता से रोक रही थी, जैसे कि उसे मारने से उसे अपने बाकी जीवन के लिए दर्द में डूबना पड़ेगा। इसने बार बार अपना हाथ उठाया और गिरा दिया। इसकी टकटकी हिंसक और शांत के बीच बदल गई। एक उदाहरण में यह महिला की गर्दन तक अपने रेजे तेज पंजों को लाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके शांत अभिव्यक्ति को देखने के बाद उसने अपने पंजों को कम कर दिया। इसने बाकी रात इस दुविधा के साथ संघर्ष किया। डॉट 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 वेरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके बगल में वेयरवुल्फ करण में वापस आ गया था। आदमी ने अपनी सामान्य परवाह रहित मुस्कान पहन ली थी। अरे लड़की, तुम जाग रहे हो? मैं हूं। उसने अपनी भारी आंखों को रगड़ा और एक मुस्कान तोड़ी। ये सब आखिरकार खत्म हो गया था। उसने अविश्वसनीय रूप से शांत महसूस किया। कल क्या हुआ? मैं हर जगह घायल क्यों हूं? मैं आपके बगल में क्यों जागा? जब मैं एक वेयरवुल्फ था तो क्या मैंने आपको खाने की कोशिश नहीं की? इसके अलावा आपको ये कहाँ मिला? करण ने अपने हाथ में गहरे बैंगनी क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए सवालों की भीड़ शुरू कर दी। तुम अपने साथ ले गए? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वेरा ने जो हुआ उसे रखने का फैसला किया। उसने उसे बताने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अपने विचारों की ट्रेन को मोड़ने के लिए अपने सवाल उठाए। जबकि उसे एक दिन पहले क्रिस्टल मिला था, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह दवा पर विचार कर रही थी। यह मेरा है। करण ने क्रिस्टल को देखा और एहसास के साथ चमक गया। ओह, ये कुछ ऐसा था जो एनेलोट ने मुझे दिया था। उसने कहा कि मैं इससे संपर्क कर सकता हूँ। फिर उसके लिए मुझे कुछ इतना महंगा देने में सक्षम होने के लिए वह छोटी महिला कितनी अमीर है। तुमने क्या कहा? वेरा ने चकित होकर पूछा। मैंने कहा कि यह इतना महंगा है। उससे पहले मैंने कहा कि मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। करण एक अच्छे पल के लिए बोलने में असमर्थ था। उसने अपने माथे को पीटा। मूर्ख, दो मूर्ख। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि करण ने कभी भी आरव के चालाक दिखने वाले चेहरे को इस तरह की भावुक अभिव्यक्ति पहनने की उम्मीद नहीं की होगी। वह शुद्ध आनंद में लगता था। डेवर के रास्ते का नेतृत्व करने और उनके स्थान को चिन्हित करने वाले संपर्क क्रिस्टल के साथ भी उन्हें करण के ठिकाने का पता लगाने से पहले एक पूरा दिन बिताना पड़ा था। उस दिन के दौरान वेरा का घाव फिर से खुल गया था और करण एक बहुत कमजोर हालत में था। उनकी गतिशीलता को एक बड़ा झटका लगा था। भले ही उनका जीवन कम समय में किसी भी खतरे में नहीं था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि वे अपने दम पर आइसपीक माउंटेन से बाहर निकल सकें। यही कारण था कि जब करण ने छोटे शैतान को देखा तो उसने एक भेड़िए की तरह व्यवहार किया जो अभी एक सुंदरता को देखकर पकड़ा था और युवा को एक बड़ा भालू गले लगाने के लिए सीधे आगे बढ़ गया। बॉस, क्या तुम मुझे इतना याद करते हो? बहुत ज्यादा। भले ही आरव को सांस लेने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वास्तव में वह भी बड़े लंक को देखकर काफी आगे बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों से उसे और एनेलोट को जानवरों और डेवर के खिलाफ सामना करना पड़ा। पहले तो ये देखते हुए कि उसके पास बहुत अधिक साहसिक कार्य का अनुभव नहीं था, और तथ्य ये था कि उसे डेवर के समूह पर ध्यान देना पड़ा, ऐसा न हो कि वे युद्धविराम के बारे में अपना दिमाग बदल दें। उसने बहुत दबाव महसूस किया था। अब जब उसे आखिरकार करण मिल गया था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे फिर से अपनी बेरिंग मिल गई है। यही कारण था कि आदमी का चेहरा उसके लिए और अधिक स्वागत योग्य लगता था। लेकिन दो के रहने की स्थिति पर अपना ध्यान देने के बाद उसने अपने बॉस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। भले ही करण ने विश्वास के साथ व्यक्त किया था कि जब तक मेरे पास खाने के लिए कुछ है तब तक आपका एक हिस्सा होगा, समस्या अब ये थी कि करण के पास खुद केवल बचे हुए स्क्रैप थे। अगर उसने प्लेट को साफ कर दिया तो आरव को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी तरह से या किसी और तरह से आप अभी भी मेरे अधीनस्थ हैं। मैं वास्तव में आपके बॉस के रूप में आपके बारे में चिंतित था, आप जानते हैं। मैं भयभीत था कि आप जल्द या बाद में जानवर भोजन में बदल जाएंगे। करण ने कहा कि अब मैं आऊँगा, बचाऊंगा, आप नहीं, मामला कैसे दूर, आप अगली बार अभिव्यक्ति मुझे छोड़ दो, अब मुझे आने दो। लेकिन आपने इसे खुद काफी कठिन बना दिया है बॉस, आरव ने जवाबी कार्रवाई की, करण को याद दिलाने की कोशिश करते हुए कि बचावकर्ता कौन था। तुम अभी भी इसे ला रहे हो, अगर इस तथ्य के लिए नहीं कि हमने अपना अधिकांश सामान एनेलोड के साथ छोड़ दिया था, क्या हम इस तरह के जलदमरू मध्य में गिर जाते? करण ने भौंक दिया। मिस एनेलोड, मुझे आश्चर्य है कि उन आयामी जेबों में से एक की कितनी कीमत है। मुझे भविष्य में एक की आवश्यकता होगी। खाने या उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं होने की भावना बहुत निराशाजनक है। 4000 सोने, एनेलोड ने आश्चर्य की एक संकेत के साथ कहा। वेरा ने अभी उसे एक बड़ा गले लगाया था, एक लड़की को भटकाना जो आमतौर पर इतनी त्वचा नहीं अनुभव करती थी। सौभाग्य से जिसने उसे गले लगाया था वह वेरा थी। अगर यह मैला सामना किया गया आरव या पसीने से तर करण होता तो उसने पहले ही उन पर एक फायरबॉल फेंक दिया होता। हमारा पहला मिशन पूरा हो गया है। ये देखकर कि 5 अपने पुनर्मिलन के साथ व्यस्त थे और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे, उसके पास बाधा डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप
करण ने आखिरकार डेवर की उपस्थिति पर ध्यान दिया और उसे ध्यान से देखा। आदमी के साथ उसकी आखिरी बातचीत काफ़ी अप्रिय रही थी। ओह, मुझे उन्हें फिर से पेश करना चाहिए। ये यहाँ मिस्टर डेवर हैं, 12वीं स्ट्रेटम मैगस। हम उन्हें निर्देशित करने के लिए इतनी जल्दी यहाँ पहुँचने में कामयाब रहे। मिस्टर डेवर, ये यहाँ हमारी पार्टी के नेता हैं, करण द आयरनब्लड ग्रेटबियर। वह एक 9वीं स्ट्रेटम योद्धा हैं। आरव ने तनावपूर्ण माहौल को नरम करने की पूरी कोशिश की। उसे एहसास हुआ था कि पिछले कुछ दिनों में डेवर एक काफ़ी सभ्य व्यक्ति था। अपनी मजबूत वासना और अहंकार के अलावा उसके बारे में नफरत करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। हालांकि हर बार जब उसने डेवर को एक परेशान मक्खी की तरह एनेलोड पर कक्षा देखा तो उसने अपनी कटार को अपनी पीठ में डालने की इच्छा महसूस की। अपने बॉस को और अधिक प्रभावशाली लगने के लिए आरव ने अपने अनुसार उसके लिए एक हावी लगने वाला उपनाम भी चुना। उसने सिर हिलाया, संतुष्ट, जैसे कि उसकी पहल प्रशंसा के योग्य थी। तुम मूर्ख भालू हो, आपका पूरा परिवार भालू है, करण ने सोचा, क्योंकि उसकी नसें पॉप हो गईं। वह आरव को एक ठोकर देना चाहता था, लेकिन मौजूद दूसरों को देखते हुए उसके पास अपने परिचय के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना हाथ बाहर निकाल दिया। करण, दोनों ने हाथ मिलाया। आरव और एनेलोड कितने डरावने थे, ये देखने के बाद डेवर ने फैसला किया था कि वह इन लोगों को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए उसका रवैया पहले की तुलना में कहीं अधिक गर्म था। मैं डेवर हूँ, मिस्टर करण, मैंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में भी सुना है, आयरनब्लड ग्रेटबियर। आपको व्यक्ति में देखना बस उन चीज़ों की पुष्टि करता है जो मैंने आपके बारे में सुनी थी। हा, मेरे पास वास्तव में उस तरह की प्रतिष्ठा नहीं है। जबकि करण उल्लासपूर्ण लगता था, उसने गंभीरता से फैसला किया कि वह आरव के गालों को एक ठोकर देगा। ... समूह ने अगले कई दिनों में सहस्राब्दी स्नोलोड्स की तलाश में अपना अधिकांश समय बिताया। डेवर के साथ रास्ते का नेतृत्व करते हुए उनकी खोज उम्मीद से बहुत तेज चली गई, खासकर मानचित्र की मदद से। इस बारे में सोचने के लिए आओ, आप सहस्राब्दी स्नोलोड्स की तलाश क्यों कर रहे हैं? डेवर ने पूछा। भले ही उसने दो सुंदर महिलाओं को परेशान करने की अपनी बुरी आदत को नहीं रोका, लेकिन आरव और करण की कभी कभार नाखुश चमक को देखते हुए उनके एडवांस में काफ़ी कमी आई। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने में कामयाब रहे और यात्रा करते समय एक साथ बातचीत और हंसने के बिंदु पर थे। मेरे एक अच्छे दोस्त को एक विषम बीमारी मिली और जीवित रहने के लिए सहस्राब्दी स्नोलोड्स की आवश्यकता है, करण ने बस की पेशकश की। उसने अपने अंदर वेयरवुल्फ के बारे में सच्चाई को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। मैं देखता हूँ, डेवर ने सिर हिलाया। अगर यह सिर्फ पैसे के लिए इन्हें बेचने के बारे में है तो वे अपने रास्ते से बाहर नहीं जाएंगे और खुद को इस तरह के जोखिम में नहीं डालेंगे। दिशा की जांच करने के बाद उन्होंने निर्देशित किया, आपके मानचित्र के अनुसार देखने के लिए अगला क्षेत्र ज़्यादा आगे नहीं है। डेवर, आप आइसपीक माउंटेन से इतने परिचित क्यों हैं? वेरा ने पूछा। पहाड़ पर सभी ठंड मेरे ठंड पहलू जादू में मेरे प्रशिक्षण के लिए अविश्वसनीय रूप से मददगार है। मैं खुद को मजबूत करने के लिए अक्सर यहाँ आता हूँ। मैं सालों से अधिकांश लोगों की तुलना में पहाड़ को बेहतर तरीके से जानता हूँ। आप कड़ी मेहनत करने वाले प्रकार की तरह नहीं लगते हैं, वेरा पर संदेह है। उसकी आंखों में युवा स्वामी ज़्यादातर स्टारफॉल के महापौर के बेटे बिजॉर्ड की तरह खराब हुए बच्चे थे। उसने नहीं सोचा था कि डेवर इतना अलग होगा। परिवार के लिए और खुद के लिए कड़ी मेहनत करना आवश्यक है, डेवर मुस्कुराया। वेरा ने बस सिर हिलाया। भले ही डेवर ने अतीत में उसे नाराज किया था, उसकी दिखावट पार होने योग्य थी और उसने उन्हें सहस्राब्दी स्नोलोड्स की तलाश में मदद करने के लिए अपना शब्द रखा था। उसने पुराने मामले को स्लाइड करने का फैसला किया। जैसा कि उन्होंने बातचीत की और चले, वे जल्द ही मानचित्र द्वारा चिन्हित स्थान पर पहुंच गए। चलो यहाँ विभाजित होते हैं और स्वतंत्र रूप से खोज करते हैं। सुनिश्चित करें कि अगर आपको कुछ भी मिलता है तो बाकी को सूचित करें। डेवर ने अस्थायी रूप से अपनी पार्टी में शामिल हो सकता था, लेकिन करण अभी भी प्रभारी था। अन्य लोगों ने सिर हिलाया और अपने रास्ते चले गए। आइसपीक माउंटेन सफ़ेद के खेतों के अलावा कुछ भी नहीं लगता था। सहस्राब्दी स्नोलोड्स ढूंढना, जो बर्फ सफ़ेद भी था, काफ़ी परेशान था। आरव ने अपने सभी ध्यान के साथ खोज की क्योंकि करण का जीवन इस पर निर्भर था। जंगल में घटना के बाद से उसे हमेशा बहुत दोषी महसूस हुआ था। वह सोचता रहा कि अगर वह उसके साथ वेरा की तलाश करने के लिए पर्याप्त बहादुर होता तो वह समाप्त नहीं होता जैसा कि वह था। वह उसे बनाने के तरीके खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपनी खोज पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करते हुए वह किसी भी विस्तार को याद नहीं किया। लेकिन ये ठीक सांद्रता का एक गहरा स्तर था जिसने उसे उसके पीछे बर्फ के एक पैच के विषम आंदोलनों की उपेक्षा की। उसके सामने फूल सुंदरता से विकिरण करता था। इसकी पन्ना हरी पत्तियां फीका सफ़ेद कमल की पंखुड़ियों से घिरी हुई थीं जो उनके साथ हरे रंग का एक संकेत लेकर गई थीं। पंखुड़ियों ने एक दूसरे पर लेपित किया और केंद्र की ओर कसकर घुमाया गया। हालांकि यह जमीन की सतह पर बैठा था, तत्वों का मौसम था, यह अभी भी शुद्ध और अदूषित लगता था। आरव उत्साह से कूद गया और बाहर निकला। मुझे यह मिल गया।
जिस क्षण उसने अपना गार्ड कम कर दिया, बर्फ में सफ़ेद आंकड़ा आगे बढ़ गया और उसकी ओर एक गति से पहुंच गया जिसका सामान्य लोग प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे। आरव अचानक कांप गया, उसके पीछे से आने वाले ठंडे हत्या के इरादे को महसूस कर रहा था। ऐसा लगभग महसूस हुआ कि एक लंबी, पतली जीभ के साथ उसकी पीठ चाटते हुए एक हंसते हुए मृत्यु देवता था। आगामी कयामत की भावना अचानक उसके दिमाग को छा गई। उसने तीव्र दबाव में जोर से रोना शुरू कर दिया और अनजाने में झटके को अवरुद्ध करने के लिए अपनी कटार खींच ली। एक प्रकाशहीन कटार ने आसानी से अपनी प्रक्षेपवक्र को फ्लेमब्लेड से बचने के लिए बदल दिया और लगभग प्रयास के बिना अपनी छाती में छेदा, इससे पहले कि इसे जल्दी से वापस खींच लिया गया था। ताज़ा खून फूट गया क्योंकि कटार ने उसके शरीर को छोड़ दिया था। ये ब्लीच सफ़ेद बर्फ पर गिर गया, एक लाल रंग का प्रकाशहीन शून्य बना रहा था क्योंकि इसने बर्फ को पिघलाया था जो इसे छुआ था और आगे भीग गया था। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। आरव को अपने हमलावर पर एक नज़र भी नहीं मिली। उसने बस एक फीका, चंचल फुसफुसाहट सुना, मैं आपको ट्रेलिंग से बीमार हो गया, इसलिए मैं नमस्ते कहने आया था। हालांकि मुझ पर अभी तक मत मरना। उसने आखिरकार अपनी छाती पर घाव पर ध्यान दिया। उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की लेकिन कुछ भी कहने से पहले ढह गया। आपको स्नोलोड्स मिला, ये कहाँ है? उसे बुलाने के बाद वेरा सबसे पहले दृश्य पर पहुंची थी, लेकिन जब उसने ढह हुए युवा को देखा तो उसने जल्दी से बाकी के लिए बाहर निकला। कुछ क्षणों बाद सभी इकट्ठे हो गए। मेरे पास अभी भी मजबूत चिकित्सा दवा की एक बोतल है, इसका उपयोग करें, जल्दी। डेवर ने उदारतापूर्वक मजबूत चिकित्सा दवा की एक बोतल सौंप दी, आसानी से 100 सोने के सिक्कों के योग्य थी। ये व्यर्थ है, वह जहर है, एनेलोड ने हस्तक्षेप किया जब उसने आरव के शरीर से आने वाली गर्मी को महसूस किया। उसने घबराए हुए वेरा को दूर धकेल दिया और अपनी चोट का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। एक पल बाद वह कांप उठी। यह बालोर था। उसने चौंक कर बुदबुदाया, कौन? वेरा ने चिल्लाया। एनेलोड ने वेरा को जवाब देने की परवाह नहीं की। मैं उसे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वापस लाने के लिए स्थानांतरण जादू का उपयोग करने जा रही हूँ। मैं बाकी आप पर छोड़ दूंगा। स्नोरोक में सराय में मिलते हैं, उसने करण से कहा। करण जानता था कि समय सार था और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। ठीक है, हम आप पर गिनती कर रहे हैं। एनेलोड ने सिर हिलाया, आरव को अपने कंधे पर स्लंग कर दिया और स्थानांतरण जादू का निर्देशन किया। क्षणों बाद दो के सिलहूट आइसपीक माउंटेन पर कहीं दिखाई दिए। स्थानांतरण जादू केवल सीमित दूरी के लिए काम कर सकता था। भले ही एनेलोड ने पहले ही अपनी अधिकतम क्षमता तक इसका उपयोग कर लिया था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उसके पास प्रक्रिया को दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जादुई शक्ति की तेज खपत ने उसे चक्कर महसूस कराया, लेकिन उसने जारी रखने के लिए खुद को तेजी से और मजबूत नहीं किया। यह मिशन है जो राष्ट्रपति ने मुझे दिया था, मुझे उसे सुरक्षित रखना होगा, उसने सोचा। गहरे नीचे उसके दिमाग के अंधेरे कोनों में एक और कमजोर, फीका, शांत आवाज ने उसे अनजान बताया, मरना मत। क्या आप मेरे दोस्त नहीं बनने वाले थे? मरना मत, मेरे पास कोई और नहीं है। मुझे पता था कि जब मैंने अपनी छाती से बाहर निकलने वाली शापित चाकू को देखा तो मुझे चाकू मारा गया था। आरव। करण ने दृश्य पर छोड़े गए निशानों का निरीक्षण किया। इससे उसने अनुमान लगाया कि आरव शायद सहस्राब्दी स्नोलोड्स ढूंढने में बहुत उत्साहित था और उसने अपना गार्ड गिरा दिया था। नतीजतन उसे हैरानी हुई थी। इसके बावजूद उनका मानना था कि हमलावर एक हत्यारा था जिसकी क्षमताएं अपने आप से कहीं अधिक थीं। त्रुटिहीन चुपके, भयानक धैर्य और एक अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट मन। हमलावर शायद 14वीं स्ट्रेटम के आसपास था। यह उच्च क्रम के ठीक नीचे एक हत्यारा होना चाहिए। अगर वह तैयार होता तो इस तरह का दुश्मन पूरी पार्टी को मिटा सकता था। सौभाग्य से हमलावर केवल आरव में रुचि रखता था और ऐसा लगता था कि उसने जानबूझकर एक गैर घातक झटका दिया था। ऐसा लगता है कि लेको मूनशेडो के सौदों के गंदे पानी में खींचा जा रहा है, करण ने सोचा, चिंतित। फिलहाल वह आरव के अस्तित्व के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। उसने एनेलोड पर उतना ही भरोसा किया जितना उसने उस पर भरोसा किया था। लड़की इतने महत्वपूर्ण लक्ष्य को इतनी आसानी से मरने नहीं देगी। हालांकि वह अभी भी चिंतित था कि बच्चा इसकी वजह से असंख्य जटिल संघर्षों में समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उसे गड़बड़ी से बाहर निकलने में और भी कठिन समय होगा, वह अपने दो साथियों को भी खींच सकता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वह आरव को खुद को नहीं छोड़ेगा। उसने तय किया था कि वह युवा के बगल में सब कुछ संभाल लेगा, भले ही कुछ भी होगा। करण, ले ठीक होगा, है ना? वेरा ने चिंतित होकर पूछा। भले ही बच्चे को केवल एक घाव मिला था, लेकिन उसकी छाती छेदी गई थी और यह काफी गंभीर लगता था। एनेलोड ने यह तथ्य भी लाया था कि उसे जहर दिया गया था। चिंता मत करो, ये ठीक होगा। क्या एनेलोड ने उसे वापस नहीं लिया? उसने मुस्कान के साथ पूछा। उसने पास में सहस्राब्दी स्नोलोड्स को देखा। अब जब हमें यह मिल गया है तो हमें वापस जाना चाहिए। जब हम वापस आएंगे तो हमें पता चलेगा कि वह कैसा कर रहा है।
मैं इसे लेता हूँ, मेरा मिशन खत्म हो गया है। फिर डेवर ने टिप्पणी की जब वह चला गया। हाँ मिस्टर डेवर, हम वापस जा रहे हैं और दोनों के साथ पुनर्गठन कर रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा? करण ने पूछा। मुझे भी वापस जाना चाहिए। चलो एक साथ चलते हैं। आपको मेरा मार्गदर्शन करते हुए कुछ समय बचाना चाहिए। डेवर वास्तव में खुद थोड़ा अधीर हो रहा था। वह जितनी जल्दी हो सके अपने नए अधिग्रहित जानवर कोर को अवशोषित करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस पसंदीदा को याद रखूंगा। एनेलोट ने आरव को अपने कंधे पर झुकाए हुए कसकर पकड़ लिया। जहर ने उसे बाहर कर दिया था, वह एक नूडल की तरह नरम था। ये भाग्यशाली था कि उसके पास एक अच्छी तरह से सेट निर्माण नहीं था। वास्तव में वह एनेलोट से थोड़ा छोटा था, केवल 1.6 मीटर ऊंचा था। उसने उसे चारों ओर धोने से बहुत थका हुआ महसूस नहीं किया, लेकिन ये भी इस तथ्य के कारण था कि उसके पास सामान्य मैगी के अलावा शारीरिक क्षमताएं थीं। उसके और स्नोरोक के बीच अभी भी कई दर्जन किलोमीटर थे, लेकिन वह जादू से बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा कागज पीला था। भले ही वह ठंड में ठंडक में थी, लेकिन पसीने की बूंदें उसकी परिष्कृत नाक पर इकट्ठी हो गईं। लड़की ने आरव को देखा, जिसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। अगर उसने पहले उसे डिटॉक्सिफाई नहीं किया तो चीज़ें बहुत बहुत बुरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। उसने अपने दांत पीस लिए और लगभग ठंडी और नाजुक लड़की ने वास्तव में आरव को एक पिग्गीबैक स्थिति में उठाया। उसके शरीर का तापमान उसकी पीठ के खिलाफ एक फायरबॉल की तरह महसूस हुआ। जैसे ही वह फिर से भागना शुरू करने वाली थी, उसके सामने एक व्यक्ति दिखाई दिया। ओल्ड गीजर उसके लिए काफ़ी उपयुक्त वर्णनकर्ता नहीं लगता था। चांदी के बालों के एक पूरे सिर और उसके माथे पर कुछ फीकी झुर्रियों वाला आदमी वास्तव में अपेक्षाकृत पुरानी उम्र का था। हालांकि वह जोरदार लगता था। उसने एक सुंदर मूंछ और एक परिभाषित आंकड़ा खेला। निपुण सिलाई के एक महान काले पोशाक में लिपटे उसने एक अच्छी तरह से स्थापित घर से एक परिपक्व और सुंदर महान की औरत दी। एनेलोट ने उसके बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वह उसे एक विषम तिरछा के साथ देख रहा था, जिसके साथ उसने सुंदरियों को देखा था। उसने एक बार फिर से बाहर निकलने की तैयारी करने से पहले उसे एक क्षणिक नज़र दी। वह उस पर अपना समय बर्बाद करने के लिए परेशान नहीं हो सकी। हालांकि दूसरी पार्टी उसे रोकने पर आमादा थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, वह उसके सामने दिखाई दिया। क्या आप कृपया एक तरफ हट सकते हैं? मैं जल्दबाजी में हूं क्योंकि मुझे मेरे दोस्त को बचाने की आवश्यकता है, उसने ठंडक से कहा। उसके वाक्य के अंत में उसकी हिचकिचाहट काफ़ी स्पष्ट थी। ओह ठीक है, जब मैं एक इतनी सुंदर लड़की को असहाय भागते हुए देखता हूं तो मैं निश्चित रूप से रास्ते से खड़ा नहीं हो सकता। आप मुझे मदद क्यों नहीं करने देते? पुराने रफियन ने गर्मजोशी से कहा। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक तरफ हट जाएंगे तो मैं अविश्वसनीय रूप से आभारी होऊंगा। एनेलोट की आवाज़ जम गई। वह अब और अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मना करने के लिए इस तरह की जल्दबाजी में मत होइए। मैं वास्तव में आप दोनों की मदद कर सकता हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने अपने हाथ को बाहर निकालते हुए जवाबी कार्रवाई की। उस पल एनेलोट की आंखों में एक चमक चमकी। उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़े आदमी को एक सबक दिए बिना नहीं जा सकती थी। सौभाग्य से उसने उससे विकिरण करने वाली शक्ति का एक औंस महसूस नहीं किया। वह जल्दी से उससे निपटा सकती थी और कुछ ही समय में अपने रास्ते पर हो सकती थी। लेकिन जिस पल उसका हाथ उसे छुआ, दोनों के बीच हवा की एक अनडिटेक्टेबल लहर दिखाई दी। आदमी ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और पीछे कूद गया। उसने सतर्कता से चारों ओर देखा, लेकिन वह कुछ भी देखने में सक्षम नहीं था। एक और लहर दिखाई दी। इस बार ये वृद्ध व्यक्ति के कूल्हे की ओर जा रहा था। गड़गड़ाहट। धातु धातु से टकरा गया, या ऐसा लगता था। इससे पहले कि किसी को एहसास होता, बूढ़े आदमी के हाथों में एक फिरोजा लंबी तलवार थी। इसका डिज़ाइन मिनिमलिस्ट और प्राकृतिक था। यह अपने वाहक के सभ्य रूप से मेल खाता था। यह अपने वाहक के रास्ते आने वाले विषम झटके को अवरुद्ध करने के लिए था। हवा फिर से हिल गई। इस बार दो लहरें उसके गले और छाती की ओर बढ़ीं। उसने अपना हाथ हिलाया और उस गति से हमलों को फिर से अवरुद्ध कर दिया जिसे एनेलोट नहीं देख सकी। बाहर आओ, तुमने पर्याप्त गड़बड़ कर दी है, आदमी ने थूक दिया। कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, केवल जवाब 4 लहरों के रूप में आया, जिनमें से सभी को आदमी ने फिर से अवरुद्ध कर दिया। अरे यह मजाकिया नहीं है, अब बाहर आओ, उसने चिल्लाया, अपनी तलवार को चारों ओर लहराते हुए। उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह वही थी, और लहरें, हालांकि इस बार उनमें से 8 थे। उसने फिर से उन्हें अवरुद्ध करने के लिए अपनी तलवार लहराई, लेकिन उसके सिर के पास एक उसके रक्षा के माध्यम से मिल गया और उसके चांदी के बालों के 2 स्ट्रैंड्स को काट दिया। धिक्कार है, वायरलेस, अगर तुम मुझसे गड़बड़ करते रहते हो तो मैं तुम्हारे मुख्यालय को उखाड़ दूंगा। सट्टेबाजी चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि मेरे लिए अपने बालों को सही तरीके से प्राप्त करना कितना मुश्किल था? मेरे पास इस केश को डिज़ाइन करने के लिए होके के महल में नाई को पूरा महीना लगता था। आपके द्वारा काटे गए 2 स्ट्रैंड्स के साथ मैं क्या करने जा रहा हूँ?
पुराने रफियन ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक देखभाल के बिना रोया। ओह, आपको गुस्सा फेंकते हुए देखना काफी दुर्लभ है, मारोली। केविन ने मुझे एक पत्र लिखा था कि आपने सालों से उसे कितना पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया है, एक सुंदर और गहरी आवाज ने कहा। तुरंत बाद वायरलिस का आंकड़ा धीरे धीरे एनेलोड के बगल में दिखाई दिया। राष्ट्रपति को आते देखकर उसने आह भरी और बाहर निकल गई। स्थानांतरण जादू का उपयोग लगातार 5 बार करने से उसे सूख गया था। केवल कारण वह पकड़ने में कामयाब रही थी, उसकी इच्छा थी। वायरलिस की उपस्थिति के साथ उसका मिशन पूरा हो गया था, इसलिए वह आराम करते ही बेहोश हो गई। एनी, क्या हो रहा है? मारोली रोया, अब और क्रूड और विकृत नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसने गहन चिंता और चिंता की एक अभिव्यक्ति पहन ली जिसे उसने छिपाने की परवाह नहीं की थी। अरे, मेरे अधीनस्थ से हल्के से संपर्क न करें, वायरलिस ने कहा जब वह आगे बढ़ा। वापस जाओ। मारोली की टकटकी एक आंदोलित महान ड्रैगन की तरह अविश्वसनीय रूप से जंगली थी। मैं नहीं चाहता कि आप भविष्य में उसे बुलाएं। मेरी बेटी किसी की अधीनस्थ नहीं है, आपका भी नहीं, वायरलिस। मुझे आपको अब चेतावनी देने दें। अगर आपके पास भविष्य में एनेलोड कुछ भी अप्रिय करती है तो मैं आपके गिल्ड को अलग कर दूंगा और बाद में आपसे निपटूंगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मैं पूरी तरह से सक्षम हूं। मूनशैडो, लांस के 4 गुटों में से एक के प्रभारी व्यक्ति ने इन शब्दों को सुनने के बाद कम से कम नाराज नहीं देखा। उसने बस कंधे उचकाए। मैं बस मजाक कर रहा था, आप हमेशा की तरह चिड़चिड़े हैं। ये जानते हुए कि उसने अपना शांत कैसे खो दिया, मारोली ने एक गहरी सांस ली। इस बारे में कभी मजाक न करें, मेरे दोस्त। आप मेरे साथ किसी भी अन्य चीज़ के बारे में मजाक कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी नहीं। मैं अविश्वसनीय रूप से आभारी हूं कि आपने उसे बढ़ाया, लेकिन ये सबसे अच्छा है कि आप मुझे आंदोलित न करें। कोई चिंता नहीं, मैं आपसे अधिक समझता हूं जितना आप सोचते हैं, वायरलिस मुस्कुराया। क्या एनी ठीक है? मारोली ने पूछा क्योंकि उसने अपनी बेटी को देखा, जमीन पर ढह गया। वह ठीक है, वह बस थकान से बाहर निकल गई। उसने बहुत अधिक जादुई शक्ति का उपयोग किया, वायरलिस ने जवाब दिया क्योंकि उसने मारोली को दवा की एक बोतल सौंप दी। यह एक समाधान था जो आई ऑफ आर्काना द्वारा एक व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए सोने के लिए डालने के लिए बनाया गया था और जब वे सोते थे तो बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति बरामद करते थे। मारोली इसे अच्छी तरह से जानता था और इसे सावधानी से एनेलोड के मुंह में डाला। लेकिन उसके पीले चेहरे को देखते हुए पुराने, अभी तक सुंदर चेहरे को अफसोस और दया के साथ क्रीज किया गया था। दवा खिलाने के बाद वह खड़ा हो गया और अपने शरीर की गहराइयों से अपनी शक्तिशाली प्रेरणा को उत्तेजित करने के लिए अपना हाथ हिलाया। इसके बाद उन्होंने सोते हुए एनेलोड को मध्य हवा में धीरे से उठाया ताकि उसका शरीर ठंड जमीन के संपर्क में न हो। पवन की हथेली पर आपका नियंत्रण काफी सुधार हुआ है। आप एक ही बार में 8 बार वेव ब्लेड का उपयोग करते हुए अविश्वसनीय रूप से आराम से दिखाई दिए। उसने अलग रखा। क्या ये वही बच्चा है जिसे मैंने आपको कुछ महीने पहले भेजा था? मारोली ने पूछा क्योंकि उसने बेहोश आरव को लात मारी थी। हाँ, अब आप इसका उल्लेख करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे आपको धन्यवाद का एक शब्द देना होगा। ये बच्चा काफी दिलचस्प है। ओह, वह जहर है। हाँ, उसे सही सेवा देता है, मारोली ने कहा, स्कार्डेन फ्रूट के एक रंग के साथ। मुझे याद है कि आपसे कुछ चोरी करने के अलावा उसने आपको नाराज करने के लिए कुछ भी नहीं किया, है ना? वायरलिस काफी पीछे हट गया था। उसने मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन उसने निश्चित रूप से मेरी कीमती बेटी को नाराज किया। मारोली ने कठोरता से कहा, आप कहाँ से आते हैं, बच्चे? यह एक बात है अगर आप मेरी लड़की को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आपके पास उसे उठाया गया था और उसे इतनी बड़ी दूरी पर ले जाया गया जब तक कि वह थकान से बाहर नहीं निकल गई। फिर भी आप बस वहाँ पड़े हैं, बेहोश और आपके आसपास होने वाली हर चीज़ से अनजान हैं। अगर यह डरावना नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है। गाह, बस इसके बारे में सोचकर मुझे घुसपैठ करती है। मैं तब तक तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता जब तक कि मैं तुम्हें काट नहीं देता। ये सही है, मैं देखूंगा कि क्या आप अभी भी मेरी एनी पर अपनी दृष्टि स्थापित करने की हिम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि आपने उसे यह बताने की अनुमति नहीं देने का सही चुनाव किया है कि आप उसके असली पिता हैं। अगर एनी जानती थी कि उसके पिता वास्तव में इतने अविश्वसनीय और अलौकिक व्यक्ति थे तो वह दीवार के खिलाफ अपने सिर को पीटकर खुद को मार डालेगी। वायरलिस ने कंधे उचकाए। ठीक है, बात को बाद के लिए छोड़ दें। चलो उन्हें स्नोरोक वापस ले जाते हैं। स्नोरोक में मूनशैडो की शाखा में मारोली ने एनेलोड को एक बिस्तर पर सावधानी से रखा। उसने लड़की के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखा और अश्रव्य रूप से आह भरी। ऐसा लगता है कि आप उस बच्चे को काफी पसंद करते हैं, चूंकि आपके पास एनी उसकी रक्षा करती थी, उसने धीरे से कहा। नहीं मेरे दोस्त, ये सुरक्षा नहीं है, मैंने बस उसे उसके साथ साहसिक कार्य करने के लिए कहा, वायरलिस ने जवाबी कार्रवाई की, अपना सिर हिलाते हुए। जैसा कि आपने कहा, इस तरह के वातावरण में बहुत अधिक समय बिताना उसके विकास के लिए बुरा है। मैंने उसे इस मूर्ख बच्चे के साथ बातचीत कराई ताकि वह उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सके।
तो आपने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना है? मारोली ने पूछा। उसने मेज पर दस्तावेजों को उठाया और उन्हें आकस्मिक रूप से पढ़ा। हाँ, वह वास्तव में काफ़ी सभ्य है। मैं उसके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हूँ। बालोर के बारे में क्या? उसे भी एक मौका मिलेगा, हालांकि मैं वास्तव में उसे अभी पसंद नहीं करता हूँ। इस तरह के काय ने वास्तव में आपकी आंख पकड़ी। मारोली ने भौहें उठाए। ये रिपोर्ट उसे एक पूर्ण अच्छा के लिए कुछ नहीं के रूप में पेंट करती हैं। यह उसके मजबूत बनने के लिए कोई बाधा नहीं है। आप खुद भी जानते हैं, जब वे पूरी तरह से भयभीत होते हैं तो लोग भयानक शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। आरव ऐसा ही एक व्यक्ति है। उसके दिल में एक आग छिपी हुई है और जिससे वह डरता है वह हवा है। यदि वह अनुचित रूप से उपयोग किया जाता है तो उसमें आग बुझ जाएगी, लेकिन अगर उसे ठीक से उपयोग किया जाता है तो हवा आग को ईंधन बनाएगी, जब तक कि वह दुनिया को नाराज न कर दे। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है कि आप इस बच्चे को कैसे उड़ाने की योजना बनाते हैं, लेकिन अगर एनी को कोई समस्या होना शुरू हो जाती है तो मैं आपके लिए आऊँगा। मारोली ने घूरते हुए हस्तक्षेप किया। अरे, मैं वह हूँ जिसने पिछले 15 सालों से एनी को बढ़ाया है। क्या आपको लगता है कि मैं उसके बारे में बिल्कुल भी उड़ने वाली बतख नहीं देता हूँ? वायरलिस ने अपने हाथ की एक लहर के साथ एक परेशान फैशन में कहा। उसने अलग रखा। मुझे मत बताओ कि आप एनी से मिलने के लिए छुट्टी पर यहाँ आए थे। निश्चित रूप से, हिज इंपीरियल महारानी आपके सहायता का अनुरोध करती हैं। फिर से, ऐसा लगता है कि साम्राज्य के दक्षिण में स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। आपकी मदद महत्वपूर्ण है। सामान्य शर्तें लागू होती हैं। लाभ, अगर वह कुछ भी पेश नहीं कर सकता जो मुझे आगे बढ़ाता है तो मुझे कीचड़ में अपने पैर डूबने की परवाह क्यों करनी चाहिए? वायरलिस ने अभिव्यक्तिहीन जवाब दिया। हिज महारानी ने कहा कि इस पर चर्चा की जा सकती है। बहुत अच्छी तरह से, मैं जल्द ही चिनों का दौरा करूंगा। आपकी क्या योजनाएं हैं? मैं पहले ही उस जगह से बीमार हूँ। मैं 2 साल तक यहाँ रहने की योजना बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप व्यवस्था कर सकते हैं। वायरलिस ने अपने साथी को देखा। क्या यह उन इनामों में से एक के रूप में गिनता है जो हिज महारानी पेश कर रहा है? ठीक है, आप कह सकते हैं। चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं स्वाभाविक रूप से आपको कुछ चीज़ों से निपटने में मदद करूँगा। आखिरकार, जितनी जल्दी स्थिति स्थिर होती है उतनी जल्दी आप पूर्व पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मारोली ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे अपने हर इच्छुक और कॉल का जवाब देने की उम्मीद न करें। मैं अपने मूड के आधार पर वही करूँगा जो मुझे खुश करता है। समझ गया। क्या आप अभी भी एनी से मिलना चाहते हैं? मारोली एक पल के लिए चुप रहा। आखिरकार, उसने आह भरी। इसे भूल जाओ। वायरलिस ने बूढ़े आदमी के कंधों को थपथपाया लेकिन कुछ नहीं कहा। सर, जब एनीलोड जाग गई तो वायरलिस उसके बगल में चुपचाप बैठा था, जाहिरा तौर पर सोच में गहरा था। उसने तुरंत अपने आसपास को पहचान लिया और जानती थी कि वह गिल्ड की स्नोरोक शाखा में था। तुम जाग गए हो? वायरलिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ सर। आरव, एनीलोड युवा की चोटों के बारे में काफ़ी चिंतित थी क्योंकि जिसने उसे चोट पहुंचाई थी वह बालोर था। वह अभी के लिए स्थिर है। क्या ऐसा है? एनीलोड ने राहत की सांस ली। हालांकि, वायरलिस ने जो शब्द कहे उसने उसे फिर से चिंतित कर दिया। हालांकि, ये केवल अस्थायी है। जबकि मैं जहर के प्रभावों को दबाने के लिए कुछ ढूंढने में कामयाब रहा था, वह अभी भी पूरी तरह से विषण नहीं हुआ है। क्या कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं? सर, एक चीज़ है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होगी। क्यों? उसने जिज्ञासु होकर पूछा। जबकि उसने पहले वायरलिस से जहर के बारे में सीखा था, उसका ज्ञान बालोर से बहुत दूर था, जिसे राष्ट्रपति ने खुद व्यक्तिगत रूप से शिक्षित किया था। वह बस बता सकती थी कि जहर गर्मी गठबंधन था। ये कम समय में आरव के शरीर में बहुत सारी ऊर्जा जला सकता था। हालांकि, उसे कोई पता नहीं था कि वह उसे कैसे विषण कर सकती है। बालोर द्वारा बनाया गया जहर एक मजबूत गर्मी गठबंधन घटक का उपयोग करता है, एक ज्वाला सैलामेंडर का पित्ताशय। जब इसका सार रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है तो यह एक व्यक्ति की ऊर्जा को अविश्वसनीय रूप से जल्दी से बाहर निकाल देगा। संक्षेप में, आरव जहर से पीड़ित नहीं है, बल्कि बुखार से पीड़ित है कि उसकी ऊर्जा की जलने से उत्पन्न होता है। यह अविश्वसनीय रूप से गंभीर है। अगर उसकी स्थिति जल्द ही संतुलित नहीं होती है तो उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा और वह मर जाएगा। क्या बालोर के पास एंटीडोट है? यहाँ तक कि बालोर के पास भी एंटीडोट नहीं होगा। वायरलिस ने आह भरी। जब तक सार उसके रक्त प्रवाह में है तब तक उसका खून उबलता रहेगा। हालांकि ये दुनिया में सबसे गर्मी गठबंधन वाली चीज़ नहीं है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से लचीला है। इसका मुकाबला करने के लिए ठंड गठबंधन जड़ी बूटियों का उपयोग करना एक दीर्घकालिक समाधान नहीं है, और अगर हम कुछ जल्दी नहीं करते हैं तो वह जलकर मर जाएगा। इस जल्दी से हल करने का एकमात्र तरीका आपके शरीर में ग्लेशियल सार का उपयोग करना है। मेरा ग्लेशियल सार, एनीलोड ने अभिव्यक्तिहीन दोहराया। ये सही है। केवल आपके जलस्वय या शरीर में ग्लेशियल सार का उपयोग करके ही ज्वाला सैलामेंडर पित्ताशय के सार का जल्दी से मुकाबला किया जा सकता है।
मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि आप क्या कीमत चुकाएंगे। आप 4 स्ट्रेटम खो देंगे, वायरलिस ने एनेलोड को घूरते हुए समझाया। मैं ये करूंगी, उसने दृढ़ संकल्प से सिर हिलाया। आप कसम खाएंगे कि 4 स्ट्रेटम खोना देखभाल करने लायक कुछ भी नहीं था। वायरलिस काफी चौंक गया था। हालांकि उसने उसे सहमत होने की उम्मीद की थी, उसने नहीं सोचा था कि वह झिझक के एक टुकड़े के बिना ऐसा करेगी। राष्ट्रपति ने असहाय रूप से आह भरी। मूर्ख लड़की, मुझे यकीन है कि आप 4 स्ट्रेटम खो देने के निहितार्थ जानते हैं। मुझे पता है, मैं फिर से एक निम्न क्रम मैगस बन जाऊंगा। और आप जानते हैं कि बालोर का लक्ष्य ठीक यही था। हाँ, जबकि वह आरव की हत्या की योजना बनाता हुआ लगता था, वह वास्तव में मेरे खिलाफ काम कर रहा था। जबकि वह व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ कार्य करने की हिम्मत नहीं करता है, जो उसने किया वह मेरी क्षमताओं को बहुत कम कर देगा। मैं अब उसके लिए खतरा नहीं रही। और फिर भी, आप तैयार हैं? वायरलिस ने अधीरता के एक संकेत के साथ पूछा। वह नहीं समझ पाया कि तर्कसंगत और मजबूत इच्छाशक्ति वाली लड़की अब इतनी तेज कैसे होगी। हाँ, मैं हूँ। वायरलिस ने अपने माथे को चपटा कर दिया, परेशान कर दिया। मुझे बताओ, एनेलोड, क्या तुम इस बच्चे पर गिर गए हो? मैं नहीं गिरा हूँ, उसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। फिर, आप उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार क्यों हैं? क्योंकि, सर, आपने मुझे आरव के बगल में रहने के लिए कहा था। जबकि आपने इसे सीधे नहीं बताया, ये स्पष्ट है कि आप चाहते हैं कि मैं उसे बालोर से बचाऊं। अब जब मैं विफल हो गया हूं, तो मुझे सुधार करना चाहिए। एनेलोड के साथ आए अप्रत्याशित युक्तिकरण से वायरलिस चौंक गया था। उन्हें बहाने की सत्यता पर संदेह था, लेकिन एनेलोड की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर वह उस पर भरोसा किए बिना नहीं रह सका। वास्तव में एनेलोड पूरी तरह से गंभीर थी। उसने वास्तव में इस तरह से सोचा था। जहां तक कि क्या उसके फैसले के पीछे कुछ और था, कोई नहीं जानता था। जब आप कमजोर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? भले ही आप ठीक होना चाहते हैं, इसमें 2 साल लगेंगे, कम या ज्यादा। बालोर तेजी से अस्थिर हो रहा है और वह जल्द ही मेरे नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। एक बार ऐसा होने के बाद आप बड़े खतरे में होंगे। मैं, एनेलोड एक पल के लिए झिझक गई। मेरे पास साथी हैं। आरव और अन्य मेरे साथ होंगे। मेरा मानना है कि वे मेरी मदद करेंगे। क्या आप उन पर भरोसा करते हैं? एनेलोड ने उस साहस और दृढ़ संकल्प को याद किया जिसके साथ आरव ने उसके लिए क्रिस्टलबैक स्नोलिजार्ड की ठंड की सांस को अवरुद्ध कर दिया और सिर हिलाया। चूंकि आरव मुझ पर भरोसा करता है, मैं उस पर भी भरोसा करूंगी। क्या ऐसा है? वायरलिस ने विचार किया। बहुत अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि वह आपको निराश नहीं करेगा। फिर उसे विश्रण करने में मदद करें। मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि क्या करना है। एनेलोड ने आरव की ओर चलने से पहले वायरलिस को झुका दिया। पुराने दोस्त, ऐसा लगता है कि आरव ने सिर्फ एनी को थोड़ा प्रभावित नहीं किया। परिवर्तन हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। वायरलिस ने चुपचाप बुदबुदाया क्योंकि उसने एनेलोड की पीठ को देखा। जिस पल ब्लेड ने उसे छेदा, आरव ने गर्मी की भीड़ को अपने शरीर पर घाव के माध्यम से हमला करते हुए महसूस किया और अपने शरीर के हर कोने में फैल गया। ऐसा महसूस हुआ कि उसे हर तरफ भुना जा रहा था और गर्मी ने जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया। वह नहीं जानता था कि उसे जागने में कितना समय लगा। वह बस इतना जानता था कि उसमें गर्मी पहले ही बिखर चुकी थी। किसी ने मुझे ठीक किया, उसने चारों ओर देखते हुए सोचा। न तो करण, न ही वेरा या एनेलोड कहीं भी देखे जाना था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ था। तुम जाग गए हो? एक गहरी आवाज ने पूछा। आरव हैरान था। उससे ज्यादा दूर नहीं, एक डेस्क के पीछे एक आदमी बैठा था। जब उसने आदमी को और अधिक ईमानदारी से देखा तो उसने फिर से शुरू कर दिया। व्यक्ति एक आदमी नहीं, बल्कि एक एल्फ था। उसके पास चांदी सुनहरे बालों का एक सिर और लंबे, नुकीले कान थे। उसके चेहरे पर भी वही सुंदरता थी जो उसके भाइयों पर देखी गई थी। हालांकि, उसके बाएं कान से उसके मुंह के दाएं कोने तक फैला गहरा निशान सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुम वह हो जिसने मुझे बचाया? धन्यवाद। चूंकि नाइट्सोंग 1 के एल्व्स ने करण को बचाया था, आरव का एल्व्स पर छाप काफी अच्छा था, इसलिए उसने सामान्य से कहीं अधिक विनम्र स्वर अपनाया। बच्चे, मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। किसी और ने किया, एल्फ ने कहा। ठीक है, मुझे अपना परिचय देने दें। मैं वायरलिस हूँ, वायरलिस डीप शैडो। मूनशैडो चोरों के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, आरव ने हैरानी के साथ कहा। वायरलिस की उसकी पहली छाप ये थी कि वह एक शक्तिहीन और सामान्य एल्फ था। लेकिन अब उसने खुद को मूनशैडो का राष्ट्रपति कहा था। इसने आरव को एल्फ पर दूसरी नज़र डालने के लिए मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि वह एक सावधान निरीक्षण के बाद भी उससे शक्ति का एक अंश महसूस नहीं कर सका। आरव की संदिग्ध अभिव्यक्ति को देखकर वायरलिस मुस्कुराया। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? एरिकोस, कृपया अंदर आओ। समझा, श्रीमान राष्ट्रपति, एरिकोस ने आदरपूर्वक जवाब दिया जब वह कमरे में दाखिल हुआ। अब मुझ पर विश्वास करते हो? मैं, आरव ने एरिकोस को चौड़ी आंखों से घूर कर देखा, जो एक सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ इस एल्फ के आदेश पर जवाब दे रहा था। हाँ,
आरव ने झुकने से पहले गला दबाया। आरव राष्ट्रपति को अपना सम्मान देता है। ठीक है, तुम अब जा सकते हो एरिकोस। धन्यवाद, आपकी इच्छा से। एरिकोस झुक गया और चला गया। क्या? हैरान वायरलिस ने आरव की ओर उत्सुकता से देखते हुए पूछा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लांस पर सबसे बड़ी मानव चोरों के गिल्ड में एक एल्फ के रूप में इसका राष्ट्रपति होगा। आरव ने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वायरलिस ने कहा, मैं कोई भी दौड़, लिंग या उम्र हो सकता हूं जो मैं चाहता हूं। इससे पहले कि आरव ध्यान देता, वायरलिस की आवाज़ एक आकर्षक महिला जैसी हो गई। जब उसने ऊपर देखा तो एल्फ स्याही नीले बालों और एक आकर्षक आकृति के साथ एक अविश्वसनीय मानव महिला में बदल गया था। सर, आप? आरव का जबड़ा नीचे गिर गया। जानना चाहते हैं कि कैसे? महिला ने छेड़छाड़ भरी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, कृपया मुझे सिखाएं राष्ट्रपति। बहुत बुरा है कि आप इसे नहीं सीख सकते। यह एल्वेन जादू है। वायरलिस ने तुरंत अपने एल्फ रूप में वापस आ गया। आरव पूरी तरह से अवाक था। ठीक है, मैं आपके साथ मजाक करना बंद कर दूंगा, वायरलिस ने कहा। भले ही आप एल्वेन जादू नहीं सीख सकते हैं, मैं आपको हथियारों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रच्छन्न तकनीकों, जहर को संश्लेषण करने, चुपके के रहस्यों और करीबी मुकाबला तकनीकों को सिखा सकता हूँ। मैं आपको बहुत बहुत मजबूत बना सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? बेशक मैं हूँ, राष्ट्रपति, आरव ने बिना किसी झिझक के कहा। मैं आपको एक बड़ी राशि भी दे सकता हूँ। यह आपके लिए अपने बाकी जीवन के लिए विलासिता में रहने के लिए पर्याप्त होगा। आपको केवल एक ही चुनना होगा, वायरलिस ने आगे कहा। आरव झिझकने लगा। उन्होंने आराम में दिन बिताने के अलावा और कुछ नहीं चाहा था, लेकिन यह वही कारण था कि वह शक्ति चाहता था। अमावस्या, एक शैडो डांसर का जन्म। इससे पहले कि आप अपना फैसला करें, मुझे आपको कुछ चीजें बतानी चाहिए, वायरलिस ने कहा। पहला, मैं चाहूंगा कि आप जानें कि आप एक हत्यारे होने के लिए पैदा हुए हैं। आप एक शैडो डांसर हैं। एक शैडो डांसर, वायरलिस ने समझाया कि प्रेरणा और जादू के 6 पहलू हैं: हवा, आग, पृथ्वी, पानी, प्रकाश और अंधेरा। आपका शरीर अंधेरे के लिए एक अविश्वसनीय रूप से उच्च आत्मीयता रखता है। एनेलोट में पानी के लिए एक अविश्वसनीय उच्च आत्मीयता है, इसलिए वह एक वाटरस्फेयर है। वह शीत प्रतिरोध और ग्लेशियल डोमेन जैसी क्षमताएं प्राप्त करती है। ग्लेशियल डोमेन एक आक्रामक क्षमता है। वह अपनी इच्छा से एक क्षेत्र के तापमान को कम कर सकती है। आप दोनों के पास पहलू क्षमताओं वाले लोगों को लाइट ब्रेकर, शैडो डांसर, विंड वॉकर, वाटरस्फेयर, फायर गाइड और अर्थ बाइंडर कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति, आरव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास कोई पहलू क्षमताएं नहीं हैं। वास्तव में आपके पास एक है, बाकी अभी जागृत नहीं हुए हैं, वायरलिस ने कहा। आपके अवलोकनों के अनुसार, भले ही आपके पास केवल 6ठी स्ट्रेटम प्रेरणा है, आपकी क्षमता वास्तव में 10वीं स्ट्रेटम से परे है। वायरलिस ने एक खंजर से आरव को चुपके से डराकर उसकी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसे कम मत समझो, वायरलिस ने फुसफुसाया। यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। आप बिना किसी आवाज के अपने दुश्मन के पास पहुंच सकते हैं। मेरी अगली क्षमता क्या हो सकती है? उसने उत्साहित होकर पूछा। कैसे पता चलेगा जब तक वह जागृत नहीं होता है, वायरलिस ने कंधे उचकाए। वायरलिस ने गंभीरता से कहा, हालांकि कभी भी अति आत्मविश्वास न करें। भले ही लाखों में केवल एक व्यक्ति के पास ये उपहार हैं, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या संत रैंक सेनानियों या मिथक स्तर मैगी बनने से पहले मर जाती है। ये प्रतिभा है, शक्ति नहीं। आरव ने तुरंत अपनी मानसिकता को ठीक किया। अब यहाँ दूसरा बिंदु है। आपने अभी खुद को एक दुश्मन बना लिया होगा। उसका नाम बालोर है, वही व्यक्ति जिसने आप पर हमला किया था।